आज हम पढ़ने वाले हैं। देखो, आपके न्यू मॉड्यूल में चैप्टर 13 है ग्रुप ऑडिट्स करके। पुराने सिलेबस में यही चैप्टर था, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, है ना। न्यू मॉड्यूल में ग्रुप ऑडिट्स है, पुराने सिलेबस में कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करके चैप्टर था। सब कुछ सेम है, बस नाम बदल दिया है। पुराने नोट्स मेरे थोड़े ज़्यादा बेटर हैं नए वाले के कंपैरेटिवली। इसमें कुछ कुछ स्टोरीज भी मैंने डाल रखी हैं, तो हम इसी से पढ़ेंगे और मैं आपको साथ साथ दिखाता जाऊंगा कि आपके नए मॉड्यूल में ये कहाँ है, और लैंग्वेज भी सब कुछ सेम है, कीवर्ड्स भी सब कुछ सेम है, तो आपको इश्यू नहीं आएगा। आप कहीं फिर आप इसी को रेफर कर पाओगे, है ना। हमारे जो नए वाले ये जो नोट्स दिए हैं मैंने आपको, ये हमारे प्रॉपर स्टडी मैट के हिसाब से, जैसे हमारे सारे चैप्टर के नोट्स होते हैं, ये भी पुराने इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट के हिसाब से दोनों चीजें सेम ही हैं, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। इसलिए मैं आपको पढ़ाता यहाँ से हूँ, यहाँ पर बहुत ज्यादा बेटर प्रेजेंटेशन है उसके कंपैरेटिवली, और फिर मैं वहां पर आपको साथ साथ दिखाते जाऊंगा कि हमारा कुछ रह नहीं गया और सब कुछ कवर कर लिया हमने, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर ग्रुप ऑडिट के चैप्टर में से, एक ही चैप्टर है दोनों। पहले इसको सीएफएस बोलते थे, आजकल इसको ग्रुप ऑडिट बोल देते हैं। तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसको बनानी पड़ती है? देखो एक बार यहीं से देखते हैं। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसको बनानी पड़ती है कि यार एक होल्डिंग है जिसकी एक सब्सिडरी है, एक कंपनी की अगर कोई सब्सिडरी है तो होल्डिंग को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी पड़ती है। सब्सिडरी में यहां पर जॉइंट वेंचर, एसोसिएट, ये चीजें भी इंक्लूड हो जाती हैं। तो अगर किसी की कोई सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर, एसोसिएट है किसी कंपनी की, तो उसको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी पड़ती। अकाउंट्स में हम पढ़ते थे AS 21 और FR में हम पढ़ते हैं इंड AS 1110। ये दोनों बताते हैं कि भैया आपको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनानी है। सेक्शन 129 ऑफ द कंपनीज एक्ट बोलता है सेक्शन 129 ऑफ द कंपनी, एक सेकेंड, कि जहां एक कंपनी की एक या एक से ज्यादा सब्सिडरीज हैं, इंक्लूडिंग एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर्स, इट शैल इन एडिशन टू इट्स ओन फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर CFS ऑफ द कंपनी एंड इट्स ऑल सब्सिडरीज इन द सेम मैनर एज ऑफ इट्स ओन। जैसे कि वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है, ऐसे ही उसको बनानी है सभी जॉइंट वेंचर, एसोसिएट, सब्सिडरी की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे कि वो अपनी बनाती है, ठीक है। सेक्शन 129(4) बोलता है provision relating to the preparation, adoption and audit of financial statement shall apply mutatis mutandis to CFS। mutatis mutandis का मतलब है by making necessary adjustments, alterations while not affecting the main point। पॉइंट ये है कि एक कंपनी है जो कि होल्डिंग है, जिसकी कोई एसोसिएट, सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर है, उसको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है, और जैसे वो अपनी बनाती है इंड AS के हिसाब से, AS के हिसाब से, किसी भी AFRF के हिसाब से, उसको वैसे ही उसी AFRF के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है। ऑल दी प्रोविजंस रिलेटिंग टू प्रिपरेशन, अडॉप्शन एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल अप्लाई म्यूटेटिस मुटेंडिस। अगर होल्डिंग की ऑडिट साल में 2 बार कराई जाती है, अगर होल्डिंग की ऑडिट मैंडेटरी है, तो सेम ही प्रोविजंस लगेंगे CFS पे। किस तरह से बनानी है, किस AFRF के हिसाब से बनानी है, जैसे अपनी स्टैंडर्ड बनाती है वैसे ही बनाएगी CFS। ऑल द प्रोविजंस शैल अप्लाई म्यूटेटिस म्यूटेंडिस टू CFS। इन तीनों लाइनों को आप प्लीज अच्छे से याद करेंगे, यहां पर से MCQs आ सकते हैं। अब हमने बोला कि यार कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का तो बहुत ज्यादा काम है और इतना काम हम करना नहीं चाहते। हमने बोला कानून बनाने वालों से, लॉ रेगुलेशन, लॉ मेकर से, इतना ज्यादा काम हम करना नहीं चाहते, बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो कुछ एग्जेम्पशन दे सकते हो क्या हमको कि हम ना बनाए? तो उन्हें का चीज दे देते हैं। देखो, अकॉर्डिंग टू द कंपनीज
accounts rules, CFS of the company shall be made in accordance with applicable accounting standards and the provision of Schedule 3. Accounting standard और Schedule 3 के हिसाब से आपको CFS बनानी है। अब हमने कहा कि भैया हम नहीं बनाना चाहते, कुछ एग्जेम्पशन दे दोगे क्या? वो कह रहा है कि a company which is not required to prepare CFS under the accounting standard, accounting standard चाहे वो AS है चाहे वो Ind AS है, जिस कंपनी को बोलता है कि भैया तेरे को कंसोलिडेशन करने की जरूरत नहीं है, वहां पर आप मत करो, ठीक है। इट शैल बी सफिशिएंट इफ द कंपनी कंप्लाइज विद द प्रोविजन ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइडेड इन द शेड्यूल 3 ऑफ एक्ट। शेड्यूल 3 की डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स अगर आप फुलफिल कर दो तो आपको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की जरूरत नहीं। बात समझ में आ रही है? हमने बोला कंपनीज एक्ट से, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से, लॉ मेकर से कि भैया मैं आलसी, मेरे को नहीं बनानी, क्या कुछ एग्जेम्पशन मिल सकते हैं? तो बोले कि जहां एएस और इंड एस मना करते हैं वहां पर मत बनाओ, छूट है, बशर्ते एक शर्त है कि तुम शेड्यूल 3 की रिक्वायरमेंट्स को पूरी तरह से फॉलो कर लेना, तो तुम मत बनाना। यानी कि कुछ काम तो हमको करना ही पड़ेगा, शेड्यूल 3 की रिक्वायरमेंट्स तो हमें पूरी करनी ही पड़ेगी। अब एएस कब बोलता है कि भैया कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मत बनो? देखो, सब्सिडरी टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम कंसोलिडेशन जब आपका कंट्रोल टेम्परेरी है, जब आपको लगता है कि भैया मैंने बहुत टाइम के लिए नहीं खरीदा, मान लो एक कंपनी ने 50% से ज्यादा शेयर खरीदा किसी एक सब्सिडी ए लिमिटेड ने, ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड में 51% शेयर खरीद लिया और कुछ टाइम बाद 20% शेयर बेच दिया, तो अब इसके पास 30% शेयर बचा है। इसको पहले से पता था कि भैया मैं थोड़े टाइम बाद बेचने वाला हूं, मैं सिर्फ टेम्परेरी बेसिस पे खरीद रहा हूं। तो अगर आप टेम्परेरी बेसिस पे खरीद रहे हो, आपको पता है कि आप डिस्पोज ऑफ करने वाले हो, आप सेल ऑफ करने वाले हो, तो AS21 बोलता है कि भैया आप एक्सक्लूड कर दो, आप उसको CFS में इंक्लूड मत करो, ठीक है। या फिर कोई ऐसी कंडीशन हो सकती है कि द सब्सिडरी ऑपरेट्स अंडर सीवियर लॉन्ग टर्म रिस्ट्रिक्शन व्हिच सिग्निफिकेंटली इंपेयर इट्स एबिलिटी टू ट्रांसफर फंड टू अ पेरेंट कंपनी। मान लो सब्सिडरी को पकड़ लिया किसी कानून वाले ने, ईडी ने, और उसको सील कर दिया कि भैया अब आपके बैंक अकाउंट से ना तो कोई पैसा जा सकता है ना आ सकता है, और 2 साल तक कुछ नहीं हो सकता। अगर आपकी सब्सिडरी किसी सेवियर लॉन्ग टर्म रिस्ट्रिक्शंस के अंदर ऑपरेट करती है, आपको ना वो पैसा बेच पा रही है ना आप उसको पैसा बेच पा रहे हो, which significantly impair its ability to transfer fund to parent company, तो उस केस में आप उसको एक्सक्लूड कर दो, उसको अपनी CFS में मत इंक्लूड करो। अगर आपकी सब्सिडरी से आप पैसा ले ही नहीं सकते हो, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन है जहां पर आपका कंट्रोल ही नहीं है, आप उससे पैसा ले ही नहीं सकते हो, रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, तो आप उसको CFS में इंक्लूड मत करो। AS21 की 2 कंडीशंस, पहला अगर आपका कंट्रोल टेम्परेरी है, दूसरा सिवियर लॉन्ग टर्म रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई है सब्सिडरी पे, तो आप मत इंक्लूड करो CFS में, मत बनाओ CFS, सिर्फ शेड्यूल 3 की रिक्वायरमेंट पूरी कर लो तो भी चल जाए। वहीं इंड AS 10 क्या कहता है? इंड AS कहता है टेम्परेरी का मेरे को पता, टेम्परेरी होगा तो भी इंक्लूड करना पड़ेगा, सिर्फ एक कंडीशन है, जब एक इन्वेस्टमेंट एंटिटी हो। इन्वेस्टमेंट एंटिटी क्या होती है? जो एंटिटी लोगों से पैसे लेती है ताकि अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करके प्रॉफिट बना सके, जैसे कि म्यूचुअल फंड लोगों से पैसे लेते हैं, अलग कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं ताकि प्रॉफिट बना सके। सब्सिडरी बनाने के लिए नहीं, प्रॉफिट बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि उस इन्वेस्टमेंट से उनका प्रॉफिट मिल सके। ये होती है एक इन्वेस्टमेंट कंपनी। अब एक बात सोचो, इन्वेस्टमेंट कंपनी का धंधा ही है दूसरी कंपनीज में इन्वेस्ट करना, तो वो कितनी कंपनियों का CFS बनाएगी। इसीलिए इंड AS 10 बोलता है कि भैया इन्वेस्टमेंट कंपनी को प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, अगर वो अपनी सारी सब्सिडरीज को फेयर वैल्यू पे मेजर करती है, फेयर वैल्यू थ्रू P&L पे मेजर करती है कि मार्केट रेट जो चल रहा है उसी पे अगर आप मेजर करते हो अपने इन्वेस्टमेंट्स को, तो आप मत इंक्लूड कीजिए, मत बनाइए CFS, ठीक है। बात समझ में आ रही है जी? यहां तक बता दो एक बारी मेरे को। यस सर, देखो जी 129(3) बोलता है
कंपनीज एक्ट का 129(3) बोलता है कि सर आपको सीएफएस बनानी है। कब बनानी है? जब आपकी एक सब्सिडरी होगी। सब्सिडरी में क्या क्या आता है? एसोसिएट और जेवी, कुछ भी हो, सब्सिडरी, एसोसिएट, जेवी, आपको सीएफएस बनानी है। फिर हम रोते पीटते गए कानून के पास, लॉ मेकर्स के पास कि नहीं नहीं भैया हमको नहीं बनानी, बहुत काम करना पड़ता है, हमारा मन नहीं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उनने बोला कि अच्छा ठीक है रो मत, तू आलसी है तो एक काम कर, एएस या इंडेस, जहां जहां मना करते हैं कि भैया सीएफएस मत बना, वहां वहां तो मत बना। अब एएस कौन सा है? 21। इंडेस कौन सा है? 110। एएस कहां मना करता है? एएस कहता है कि भैया अगर तेरा कंट्रोल टेम्परेरी है, अगर तेरा कंट्रोल टेम्परेरी है तो तू मत बना सीएफएस। अगर दूसरा कंडीशन क्या थी? एक तो थी कंट्रोल टेम्परेरी, दूसरी कंडीशन क्या थी बताओ, बोलो जी, दूसरी कंडीशन क्या थी? बोलो बोलो। एक तो थी टेम्परेरी कंट्रोल और दूसरी कंडीशन क्या थी? रिस्ट्रिक्शन है, लॉन्ग टर्म रिस्ट्रिक्शन है, लॉन्ग टर्म फंड ट्रांसफर रिस्ट्रिक्शन है। तो भैया तो सीएफएस मत बना। इंडेस 1110 क्या कहता है कि इन्वेस्टमेंट एंटिटी है जिसका काम ही है इन्वेस्टमेंट करना, तो तू सीएफएस मत बना। एक लाइन बीच में लिखी हुई है चार्ट के ऊपर कि भैया कंसोलिडेशन हमें करनी किसके हिसाब से है? कंसोलिडेशन सीएफएस किसके हिसाब से बनानी है? एएस 21 एंड इंडेस 1110 के हिसाब से बनानी है कंसोलिडेशन, इनके हिसाब से करनी है, ठीक है। हाँ, शेड्यूल 3 कंप्लायंस, वेरी नाइस रेन। ये बोलता है कि भैया सीएफएस मत बना। दूसरा इंडेस 10 कब बोलता है कि अगर इन्वेस्टमेंट एंटिटी है तो सीएफएस मत बना। इन्वेस्टमेंट एंटिटी के साथ इसने एक कंडीशन और जोड़ी हुई है, एक कंडीशन और जोड़ी हुई है। क्या कंडीशन? कि भैया सीएफएस तब मत बनाइए जब तेरी इन्वेस्टमेंट एंटिटी एफबीटीपीएल पे, यानी कि फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पे मेजर करते हो अपनी सारी इन्वेस्टमेंट्स को। और इनने एक चीज बोला कि भैया कंसोलिडेशन मत बनाओ, लेकिन शेड्यूल 3 की रिक्वायरमेंट्स को तो आपको फुलफिल करना ही पड़ेगा। शेड्यूल 3 की रिक्वायरमेंट्स को तो आपको फुलफिल करना ही पड़ेगा। बात समझ में आई? ये बोलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 3-4 बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन आएगा इस पे से और क्वेश्चन आता है इस पे से, ठीक है। इजी है, कोई मुश्किल तो नहीं। फिर हमने उसको कहा कि अरे 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 यार ऐसे मत कर यार, मैं बहुत आलसी, मेरे को शेड्यूल 3 की रिक्वायरमेंट भी फुलफिल नहीं करनी, कुछ और नहीं हो सकता क्या? उसने कहा अच्छा जी, शेड्यूल 3 की रिक्वायरमेंट भी फुलफिल नहीं करनी। अच्छा, इसमें एक पैराग्राफ रह गया, एक चीज रह गई, एक छोटी सी चीज, कि ये जो इन्वेस्टमेंट एंटिटी है, हम मान लो ये है होल्डिंग लिमिटेड, इसने इन्वेस्ट कर रखा है एक इन्वेस्टमेंट एंटिटी में, इन्वेस्टमेंट लिमिटेड में, और इसने सब्सिडरी में बहुत सारी इन्वेस्ट कर रखा है, इसकी बहुत सारी सब्सिडरी बनी हुई है। तो क्या इसको सीएफएस बनाने की जरूरत है क्या? क्या इसको सीएफएस बनाने की जरूरत है क्या? सर ये तो एक इन्वेस्टमेंट एंटिटी हो गई, तो इसको सीएफएस बनाने की जरूरत नहीं है। लो कहता है कि भैया अगर इस इन्वेस्टमेंट लिमिटेड कंपनी की, इस इन्वेस्टमेंट कंपनी की कोई होल्डिंग है तो उसको तो सीएफएस बनानी ही पड़ेगी, उसको तो सीएफएस बनानी ही पड़ेगी। हमने सिर्फ इन्वेस्टमेंट कंपनी को एग्जेम्प्ट किया है, वो भी किसको? जो एफबीटीपीएल पे मेजर करती हो, पढ़ा था एफआर में ये सब, जो एफबीटीपीएल पे मेजर करती हो, सिर्फ हमने उसको एग्जेम्प्ट किया सीएफएस बनाने से। लेकिन अगर आपकी कोई दूसरी कंपनी है जिसकी एक सब्सिडरी है इन्वेस्टमेंट कंपनी, आपको तो सीएफएस बनानी ही पड़ेगी, अनलेस एंड अनटिल आपकी होल्डिंग भी एक इन्वेस्टमेंट कंपनी हो। अगर आपकी होल्डिंग भी एक इन्वेस्टमेंट कंपनी और इसने किसी दूसरे इन्वेस्टमेंट कंपनी में शेयर्स ले रखे हैं, तो फिर इसको सीएफएस बनाने के रिक्वायरमेंट्स नहीं। क्या बात समझ में आती है यहां तक?
एवरीबडी क्लियर? बताइए जी, एवरीबडी क्लियर? क्लियर सर। देखो जी, फिर क्लियर सर। हमने कहा नहीं नहीं भैया हम तो बहुत आलसी हैं, हमको शेड्यूल 3 की रिक्वायरमेंट भी पूरी नहीं करनी। तो इसने बोला अच्छा ठीक है सुन, सीएफएस मत बना, सीएफएस की रिक्वायरमेंट अप्लाई नहीं होगी अगर आप इन फलानी कंडीशंस को फुलफिल कर देते हो तो। अगर आप इन फलानी कंडीशंस को फुलफिल कर देते हो तो। देखो सीएफएस किसको बनानी पड़ती है? एक होल्डिंग कंपनी को जिसकी सब्सिडरी होती है, जिसकी मान लो बहुत सारी सब्सिडरी हैं, एसोसिएट है, जॉइंट वेंचर है ना, इसको सीएफएस बनाने की जरूरत है। तो हम बोलने कि भैया हम सीएफएस नहीं बनाना चाहते, बहुत काम करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो इसने कहा अच्छा ठीक है, एक शर्त पे हम सीएफएस नहीं बनाने देंगे, अगर तेरी कोई और होल्डिंग कंपनी भी है, अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी है, ठीक है, जिसकी तेरे में शेयर है, यू आर फुल्ली ओन्ड सब्सिडरी, तो आप सीएफएस नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, बशर्ते 3 कंडीशन है कि आपने अपने सारे शेयर होल्डर्स को इंटीमेट कर दिया है इन राइटिंग। देखो जी, अगर आप एक होली ओन्ड सब्सिडरी या पार्शियली ओन्ड सब्सिडरी एंड ऑल इट्स अदर मेंबर्स हैव बीन intimated in writing including those not otherwise entitled to vote, चाहे आप होली ओन सब्सिडरी हो चाहे आप पार्टली ओन सब्सिडरी हो, तो अपनी होल्डिंग कंपनी को छोड़ के जितने भी आपके अदर शेयर होल्डर्स हैं, मान लो इसका 51% शेयर है, तो इसके माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स कितने हो गए? 49%, ठीक है। तो आपने अपने जो अदर शेयर होल्डर है, चाहे उसमें से वोटिंग वाले हो चाहे बिना वोटिंग वाले, कोई भी हो, वोट वाले हो बिना वोट वाले कोई भी हो, आपने इन सबको इंटीमेट कर दिया। और इंटीमेट कैसे कर दिया? बता दिया इन राइटिंग, लिख के बताना है, चिट्ठी भेज के बताना है, ठीक है। और प्रूफ ऑफ डिलीवरी भी होना चाहिए कि भैया आपके पास कि आपने बता दिया। क्या बता दिया? कि भैया हम सीएफएस नहीं बनाना चाहते, और उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि आप सीएफएस नहीं बना रहे, तो आप सीएफएस मत बनो। आपके जितने भी माइनॉरिटी स्टेक होल्डर्स हैं अदर देन होल्डिंग, आपने उन सबको बता दिया है और ये ऑब्जेक्ट नहीं कर रहे हैं, ये कहते हैं कि भैया ठीक है आप मत बनाओ सीएफएस। क्यों? क्योंकि आपकी होल्डिंग कंपनी तो वैसे भी बनानी ही वाली है ना, आपकी होल्डिंग कंपनी तो वैसे भी बनानी ही वाली है ना। तो इन्होंने कहा हाँ होल्डिंग कंपनी बनाने वाली ना, तो हमारी एक और कंडीशन है कि आपकी अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी शुड फाइल देयर सीएफएस विद द रजिस्ट्रार। देखो, अल्टीमेट और इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी फाइल्स सीएफएस विद द रजिस्ट्रार इन कंप्लायंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अल्टीमेट और इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी मतलब सर देखो, ये अल्टीमेट होल्डिंग है, मान लो अगर ये अल्टीमेट नहीं होती, मान लो अगर ये अल्टीमेट नहीं होती, एक होल्डिंग कंपनी, इसके ऊपर एक होल्डिंग कंपनी है ना, इसके ऊपर एक अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी, तो इसका इसमें कंट्रोल है, इसका इसमें कंट्रोल है। तो अगर आपकी ये वाली कंपनी या ये वाली कंपनी कोई सी भी रजिस्ट्रार के साथ सीएफएस बना के फाइल करती है एज पर एएस, तो ये तो कर ही रही है, तो आप नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। तो दूसरी कंडीशन ये, पहली कंडीशन है शेयर होल्डर को इंटीमेट कर दिया, दूसरी कंडीशन है आपकी होल्डिंग, अल्टीमेट होल्डिंग या इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है, रजिस्ट्रार के साथ फाइल कर रही है और बना रही है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से। दो कंडीशन। तीसरी कंडीशन की सर आप लिस्टेड नहीं होने चाहिए और नॉट इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग होने चाहिए, चाहे इन और आउटसाइड इंडिया। आप जो हमसे बोल रहे हैं कि भैया मैं आलसी हूं, मैं नहीं बनाना चाहता सीएफएस, यू शुड नॉट बी लिस्टेड। अगर आप लिस्टेड कंपनी हो तो आप बनाओगे सीएफएस, एंड प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग में भी नहीं होनी चाहिए आप कि भैया आपने स्टॉक एक्सचेंज पे भेज रखी है चीजें, तो प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग में भी नहीं होनी चाहिए आप, चाहे इंडिया का स्टॉक एक्सचेंज हो चाहे बाहर का स्टॉक एक्सचेंज हो, कोई सा भी हो, यू आर नॉट लिस्टेड एंड नॉट इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग। अगर ये तीनों कंडीशंस फुलफिल होती हैं, तीनों एंड है एंड तीनों फुलफिल होनी चाहिए, अगर ये तीनों कंडीशंस फुलफिल होती हैं
तो हम आपको माफ कर देंगे भैया आप जाओ और सीएफएस मत बनो। बात समझ में आती है जी? बताइए। बताइए जी, बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है बच्चों? हाँ जी सर, यस सर। इस ग्रुप में होल्डिंग और अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी सीएफएस बनाएगी। इस ग्रुप होल्डिंग अल्टीमेट होल्डिंग बना रही हो या इंटरमीडिएरी होल्डिंग बना रही हो, यानी कि आपसे ऊपर कोई भी एक कंपनी सीएफएस बना रही हो, प्लस वो सीएफएस बना रही हो एएस के हिसाब से, अकाउंट इंडियस के हिसाब से, या फिर या तो इंडियस के हिसाब से या आईएएस के हिसाब से, प्लस वो अपने सीएफएस फाइल भी कर रही हो रजिस्ट्रार के साथ। ये दोनों कंडीशंस भी फुलफिल होनी चाहिए। सीएफएस तो बनाना ही चाहिए किसी ने भी, या तो इंटरमीडिएट होल्डिंग ने या अल्टीमेट होल्डिंग ने, और लो के साथ कंप्लायंस में एएस इंडियस के हिसाब से बनाना चाहिए, प्लस में फाइल भी करना चाहिए रजिस्ट्रार के साथ। और तीनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए कि भैया आप पहली बात तो दूसरे शेयर होल्डर को इंटीमेट करोगे, ठीक है, फिर वो ऑब्जेक्ट नहीं करते तो पहली कंडीशन फुलफिल होती है। ऊपर वाले सीएफएस बना रहे हैं तो दूसरी कंडीशन फुलफिल होती है, और आप लिस्टिंग में नहीं हो और प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग में भी नहीं हो। हमने पढ़ा इन्वेस्टमेंट इंडिया 110 बोलता है कि इन्वेस्टमेंट एंटिटी है तो सीएफएस बनाने की जरूरत नहीं है अगर वो इन्वेस्टमेंट एंटिटी एफपीटीपीएल पे अपनी इन्वेस्टमेंट्स को मेजर करती है। वो बोल रहा है लेकिन अगर उस इन्वेस्टमेंट एंटिटी का कोई पेरेंट है तो उसको तो सब कुछ कंसोलिडेट करना ही करना है। अगर इन्वेस्टमेंट एंटिटी का कोई पेरेंट है तो उसको तो कंसोलिडेट करना ही करना है, इंक्लूडिंग दोज कंट्रोल्ड थ्रू एन इन्वेस्टमेंट एंटिटी सब्सिडरी। यानी कि सर यानी कि ये जो होल्डिंग है, अगर इन्वेस्टमेंट एंटिटी का कोई पेरेंट है तो इसको कंसोलिडेट करने हैं इन्वेस्टमेंट एंटिटी के अकाउंट्स, प्लस इन्वेस्टमेंट एंटिटी ने जिनको सब्सिडरी बना रखा है इन सबको भी कंसोलिडेट करना है। अनलेस एंड अनटिल, देखो जी, अनलेस द पेरेंट इटसेल्फ इज एन इन्वेस्टमेंट एंटिटी। अगर पेरेंट भी एक इन्वेस्टमेंट एंटिटी है तो उस पर भी एग्जाम्पशन आ जाएगी, उसको भी सीएफएस नहीं बनानी। इन्वेस्टमेंट एंटिटी होती क्या है सर? इन्वेस्टमेंट एंटिटी होती क्या है सर? देखो, इन्वेस्टमेंट एंटिटी इज एन एंटिटी विच obtain funds from one or more investors for the purpose of providing those investors with investment management services। कि आप अलग लोगों से पैसा लेते हो और उनको बोलते हो कि हम आपके पैसे को बढ़िया जगह इन्वेस्ट करेंगे। आप इन्वेस्टर से पैसा लेते हो फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज। आप उनको बोलते हो कि भैया हम एक्सपर्ट है, हमको शेयर्स में इन्वेस्ट करना आता है, हम इन्वेस्ट कराएंगे। आप इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज देना चाहते हो तो आप एक इन्वेस्टमेंट एंटिटी commits to its investor that business purpose is to invest funds solely for returns from capital appreciation, investment in income or both। आप उनका पैसा इन्वेस्ट क्यों कर रहे हो? सिर्फ कैपिटल अप्रिसिएशन के लिए कि भैया आपका पैसा बढ़ेगा, या फिर इन्वेस्टमेंट इनकम के लिए, या दोनों के लिए। इन्हीं तीन पर्पस के लिए आप उनका पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो एक इन्वेस्टमेंट एंटिटी हो आप। पहली बात, आप लोगों से पैसा लेते हो फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज। आपने पैसा लिया, अब उस पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हो किस पर्पस के लिए?
या तो कैपिटल बढ़ जाए या फिर कुछ इनकम आती रहे डिविडेंड के थ्रू, है ना, या फिर दोनों चीजें हो कि भैया कैपिटल भी बढ़े और कुछ इनकम भी आते रहे डिविडेंड के थ्रू, यही आपके ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। एंड मेजर्स एंड इवैल्यूएट परफॉर्मेंस ऑफ सब्सटैंशियली ऑल इन्वेस्टमेंट ऑन फेयर वैल्यू बेसिस, और आप अपनी सारी इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू बेसिस पे मेजर करते हो तो एक इन्वेस्टमेंट कंपनी हो आप। पेरेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंटिटी शैल प्रिपेयर सीएफएस अनलेस इट इज आल्सो एन इन्वेस्टमेंट एंटिटी, ये बात हमने पढ़ ही ली है। फिर ये बोलता है कि इंड AS 10 क्या कमाल की बात बताता है कि कंसोलिडेशन कब से कब तक होनी चाहिए, जिस दिन से आपने कंट्रोल लिया उस दिन से लेके जब तक आपका कंट्रोल चला नहीं गया, जब तक आपने बेच नहीं दिया तब तक आप कंसोलिडेशन करो। कॉमन सेंस, जब आपने कंट्रोल लिया उस दिन से ही तो सीएफएस बनाने शुरू करोगे, और जब आपने बेच ही दी सब्सिडरी फिर आप सीएफएस क्यों बनाओगे? लेकिन ये भी इन्होंने लिख के बताया है, बट कोई बात नहीं। फिर ये बोल रहे हैं कि जैसे हम स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव कराते हैं इसी तरह से हम सीएफएस भी बीओडी से अप्रूव कराएंगे बिफोर दे आर साइंड अलोंग विद दिस एसएफएस। एसएफएस भी साइन कराएंगे, अप्रूव कराएंगे, सीएफएस भी अप्रूव कराएंगे एंड shall also be laid before the AGM of the company along with its SFS। एनुअल जनरल मीटिंग में भी दोनों चीजें जाएंगी, स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी। कंपनी shall also attach along with its financial statement a separate statement containing salient feature of the financial statement of its subsidiaries in form AOC1। आपको अपनी सब्सिडरी जिन जिनका भी आपने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंसोलिडेशन किया है उनके कुछ फीचर्स बताने, जैसे कि ये भैया क्या नाम है इसका, क्या काम करती है, ये कितनी बड़ी एंटिटी है, थोड़े बहुत फीचर्स बताने। इसके लिए एक फॉर्म स्पेसिफाइड है AOC1, स्टार मार्क कर लीजिएगा, MCQ आ सकता है। बताइए जी, क्या यहां तक क्लियर है क्या? क्लियर है? सवाल देखो, सवाल का जवाब देना, जो बच्चा सवाल का जवाब देगा मेरे को खुद ही पता चल जाएगा कि भैया क्लियर है कि नहीं। ये कह रहा है कि एक कंपनी है पेरेंट लिमिटेड, इसने अक्वायर करें चाइल्ड लिमिटेड के 51% शेयर ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। देखो इसने 2019 में अक्वायर करे, 19-20 में इसने 20% शेयर बेच दिए। पेरेंट लिमिटेड while preparing the financial statement for the year ended 31/3/2019 and year ended 31/3/2020 did not consider the financial statement of child limited for consolidation as a statutory auditor, how would you deal with it? बताइए। एक कंपनी है, उसने सब्सिडरी बनाई, 51% शेयर खरीदे और फिर उनको बेच दिया और इनने कंसीडर नहीं किया, सीएफएस नहीं बनाई, तो क्या इसको बनानी चाहिए थी क्या? क्या इसको सीएफएस बनानी चाहिए थी क्या? टेम्परेरी पीरियड की यार कोई डेफिनेशन नहीं दी हुई इन्होंने कि टेम्परेरी पीरियड कितना होना चाहिए, बस उसने खरीद के जल्दी बेच दिए तो हम सोचते हैं कि टेम्परेरी पीरियड है। नियर फ्यूचर वर्ल्ड लिखा हुआ। अच्छा, इंडेस सॉरी AS21 क्या कहता था? देखो अपने इस छोटे से चार्ट पे आते हैं, क्या सीन था। ये कह रहा है कि भैया आपको सीएफएस बनाने की रिक्वायरमेंट कब कब नहीं है। AS21 कहता है कि अगर टेम्परेरी कंट्रोल हो तो मत बनाओ सीएफएस, लॉन्ग टर्म फंड ट्रांसफर रिस्ट्रिक्शन हो तो मत बनाओ सीएफएस। अब लॉन्ग टर्म फंड ट्रांसफर रिस्ट्रिक्शन जैसा तो कुछ हमें दिखा नहीं, टेम्परेरी कंट्रोल हमें जरूर दिखा कि भैया खरीदे और थोड़ा टाइम बाद बेच दिए,
तो दिस वाज अ टेम्परेरी कंट्रोल। ठीक है, तो अगर कंट्रोल टेम्परेरी है तो AS21 कहता है कि मत बनाओ CFS। लेकिन वहीं अगर कंट्रोल टेम्परेरी है और एंटिटी पे IND AS 110 लगता है तो IND AS 110 को कोई मतलब नहीं है टेम्परेरी कंट्रोल है, फंड रिस्ट्रिक्शन है कि नहीं है, उसको मतलब है सिर्फ इन्वेस्टमेंट एंटिटी होने से। अगर IND AS 10 लगता है इस फलानी एंटिटी पे, पेरेंट लिमिटेड पे, तो वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी। अगर AS21 लगता है तो वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाएगी। क्या यहां तक बात समझ में आती है? इनने ये क्वेश्चन में बता नहीं रखा कि AS21 लग रहा है कि IND AS 1110 लगता है। कितनी बड़ी कंपनी, ये बता ही नहीं रखा। तो हम क्या लिख रहे हैं, देखो हमने क्या करा, अरे नहीं IND AS 110 मैंडेटरी कैसे, IND AS लगता ही नहीं हो कंपनी पे, तो छोटी कंपनी हो तो ये कह रहा है, सुनो आंसर पढ़ो। देखो AS21 कहता है कि सब्सिडरी शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम कंसोलिडेशन जब कंट्रोल टेम्परेरी हो, बिकॉज शेयर्स आर एक्वायर्ड इन हेल्थ एक्सक्लूसिवली विद व्यू टू इट्स सब्सिक्वेंट डिस्पोजल। जहां एंटरप्राइज मेजॉरिटी वोटिंग पावर होल्ड करती है, ओनरशिप होल्ड करती है और अक्वायर करें शेयर्स एक्सक्लूसिवली विद व्यू टू सब्सिक्वेंट डिस्पोजल इन द नियर फ्यूचर, कंट्रोल बाय फर्स्ट मेंशन एंटरप्राइज वुड बी कंसीडर्ड टेम्परेरी। यानी कि हमने शेयर्स खरीदे ही इसलिए कि हम उसको नियर फ्यूचर में बेचते, तो हम कहेंगे कि ये टेम्परेरी कंट्रोल है और इन्वेस्टमेंट इन सच सब्सिडरी शुड बी अकाउंटेड इन अकॉर्डेंस विद AS 13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। इसको हम अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट AS 13 के हिसाब से देखेंगे। In a case of entity which is excluded from consolidation on grounds that relationship of parent with other entity as subsidiary is temporary, auditor should verify that intention of parent to dispose subsidiary in near future existed at the time of acquisition of subsidiary. The auditor should also verify reason for exclusion are given in CFS. ऑडिटर ऑडिट करने जाएगा तो दो चीज देखेगा। पहली बात तो कंफर्म करेगा कि भैया तुम्हारा इरादा जिस दिन तुमने खरीदा उस दिन से बेचने का ही है ना, तुम्हारा इरादा जिस दिन से तुमने खरीदा उस दिन से बेचने का ही है ना। कैसे कंफर्म करेगा? इंक्वायरी कर लेगा, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेगा, बोर्ड मिनट्स देख लेगा, है ना, मिनट्स ऑफ मीटिंग पढ़ लेगा, ये सब चीजें कर सकते। और वो ये भी देखेगा कि भैया CFS में रीजन दिए हुए हैं, बताया हुआ है कि भैया हमारा इरादा बेचने का, इसलिए हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बना रहे। ये तो थी बात जी AS21 की। AS21 कहता है कि अगर टेम्परेरी कंट्रोल है तो आप मत बनाओ CFS। ठीक है, IND AS 110 बोलते हैं कि भैया ऐसी कोई एग्जेम्पशन मेरे अंदर नहीं है टेम्परेरी कंट्रोल की या फिर लॉन्ग टर्म फंड ट्रांसफर रिस्ट्रिक्शन की। IND AS 110 का तो सीधा सीधा हिसाब है कि अगर इन्वेस्टमेंट एंटिटी है तो आप मत बनो। ठीक है, फिर ये बोलता है सेक्शन 129(3) के हिसाब से एक कंपनी जो सब्सिडरी है उसको CFS बनाने की जरूरत नहीं है अंडर एप्लीकेबल AS, बस शेड्यूल 3 का कंप्लायंस वो करते। 129(3) क्या बोलता है कि भैया आपको CFS बनानी, लेकिन CFS कब नहीं बनानी? जब AS इंडिया खुद बना देते हैं। AS21 ने मना कर दिया कि अगर कंट्रोल टेम्परेरी है तो मत बनाओ, लेकिन 129(3) बोलता है कि भैया शेड्यूल 3 की रिक्वायरमेंट्स तो आपको पूरी करनी ही करनी। तो कंक्लूजन क्या निकला सर? इस केस में पेरेंट ने 51% शेयर लिए ड्यूरिंग द ईयर दिस और सोल्ड कर दिए 20% शेयर इस ईयर में, तो हम कंसोलिडेट नहीं करेंगे। इंटेंशन क्लियर है कि भैया कंट्रोल टेम्परेरी है क्योंकि इसने शेयर अगले ही साल में डिस्पोज ऑफ कर दी, इसलिए उसको CFS बनाने की जरूरत नहीं है AS21 के हिसाब से, लेकिन उसको 129(3) के हिसाब से शेड्यूल 3 की रिक्वायरमेंट को तो पूरा करना ही करना है। अब वो बता रहे हैं कि लेकिन अगर इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स IND AS के हिसाब से बनती है तो इसको CFS बनाने चाहिए थे, क्योंकि IND AS 110 में टेम्परेरी कंट्रोल या लॉन्ग टर्म फंड ट्रांसफर रिस्ट्रिक्शन की कोई भी एग्जेम्पशन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, फिर इसने एक लाइन बता दी लास्ट में कि भैया जिस दिन से कंट्रोल अक्वायर किया था उस दिन से लेके जिस दिन तक कंट्रोल आपने बेच नहीं दिया उस दिन तक आपको कंसोलिडेशन करनी है, कंसोलिडेशन के रिक्वायरमेंट्स उस दिन तक आप पे अप्लाई होती है। बताइए जी, क्या बात यहां तक समझ में आ जाती है? हाँ जी, बताइए।
उदय कह रहा है यस। बाकी बच्चे देखो एक बार ये एसएम में भी दिखा दो तुमको टॉपिक। पहले इसने बता रखा है कि सीएफएस क्या होती हैं। अच्छा इसमें काफी सारी चीजें ब्लू कर रखी हैं तो उसको मत पढ़ना, ठीक है। हालांकि तुम इस नोट्स को पढ़ना ही मत, सिर्फ उसी वाले को पढ़ना जिससे मैं पढ़ा रहा हूं। इसने 129.3 बता दिया, 129.4 बता दिया, ठीक है। फिर इसने बता दिया कि अप्रूव करनी चाहिए बीओडी के साथ और साइन करानी चाहिए, सेलिएंट फीचर इंक्लूड होनी चाहिए एओसी 1 में। ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। फिर किस पे अप्लाई नहीं होंगी, होली ओन सब्सिडरी होगी, राइटिंग में इंटीमेट कर दोगे वो ऑब्जेक्ट नहीं कर रहे, लिस्टेड नहीं है, नॉर इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग, होल्डिंग कंपनी फाइल करती है रजिस्ट्रार के साथ सीएफएस, है ना। फिर इन्वेस्टमेंट एंटिटी कौन सी होती है ये इसने बता दिया, हमने पढ़ लिया। ये वाली केस स्टडी हमने पढ़ ली, पेरेंट लिमिटेड चाइल्ड लिमिटेड वाली। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ पेरेंट, एक पेरेंट की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं कि भैया पहले तो कंपोनेंट्स आइडेंटिफाई करे कि किस का मेरे को कंसोलिडेशन करना है, उनकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देखे, है ना, कि भैया कौन से कंपोनेंट्स मेरे को सीएफएस में इंक्लूड करने हैं। जहां अप्रोप्रिएट है देखे कि भैया कोई सेगमेंट रिपोर्टिंग उसको करनी है क्या कोई सब्सिडरी है क्या जिसका सेगमेंट इतना बड़ा बन गया है जो उसको रिपोर्ट करना है। सेगमेंट रिपोर्टिंग पढ़ा था इंटरमीडिएट में, फाइनल में है क्या सेगमेंट रिपोर्टिंग? इंटरमीडिएट में तो है। सेगमेंट रिपोर्टिंग क्या होता है कि भैया अगर आपका कोई सेगमेंट काफी ज्यादा बड़ा है, कोई सब्सिडरी बड़ी है जो मोर देन 10% 20% जो भी उसकी वो होती है लिमिट्स होती है उसको क्रॉस कर रही है, तो उसको आपको अलग से दिखाना होता है। तो अगर कोई सेगमेंट इतना बड़ा है तो उसको देखना कि भैया कोई सेगमेंट है क्या जिसके लिए अलग से सेगमेंट रिपोर्टिंग करने की जरूरत है। फिर पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आइडेंटिफाई करना रिलेटेड पार्टी एंड रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, ताकि उसकी एडजस्टमेंट्स की जा सके। फिर एक्यूरेट एंड कंप्लीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन लेना कंपोनेंट से, ताकि हम सही से कंसोलिडेशन कर पाए। सामने वाली बंदा गलत इंफॉर्मेशन देगा तो हमारी इंफॉर्मेशन कैसे सही बनेगी। फिर कंसोलिडेशन करना, प्रॉपर एडजस्टमेंट्स करना, अकाउंटिंग पॉलिसीज को हार्मनी में लेके आना, यानी कि उसने कुछ और अकाउंटिंग पॉलिसी लगा रखी है, आपने कुछ और अकाउंटिंग पॉलिसी लगा रखी है, तो आप सीएफएस को होल्डिंग एंटिटी की अकाउंटिंग पॉलिसी के हिसाब से बनाओगे, है ना। अगर आपकी एंटिटी बाहर की है तो आप गैप कन्वर्जन करोगे, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जहां भी एप्लीकेबल है। इसके लिए एक छोटी सी स्टोरी थी। शार्क टैंक बहुत चलता था, तो शार्क टैंक में उनका काम ही क्या है, इन्वेस्टमेंट करना छोटी छोटी एंटिटीज में, ठीक है। तो अमन जी हैं ये हमारे, अमन जी ने पूरा साल शार्क टैंक में मजे करे, इन्वेस्ट करा कि भैया तेरे को इतना दे दिया, तेरे को इतना दे दिया, तेरे को इतना दे दिया। अब एंड आया, एंड ऑफ द ईयर आया, उसने मेरे को ऑडिटर बन के बुलाया, मैं ऑडिटर बन के गया, मैंने कहा कि भैया आपको तो सीएफएस बनानी है क्योंकि आपकी इतनी सारी सब्सिडरीज है। उसने कहा हाँ, और इसको अब पता ही नहीं कि भैया मैंने किस किस में इन्वेस्ट कर रखा है। ये क्या करता था कि जिसमें इन्वेस्ट करा उसको हाई का मैसेज डाल देता था कि भैया मैंने तेरे को इतने पैसे दे दिए। अब अमन क्या कर रहा है, अमन व्हाट्सएप खोल के निकाल रहा है कि भैया मैंने किस में कितना कितना पैसा इन्वेस्ट किया। देखो पूरा साल शार्क टैंक में इन्वेस्ट करने के बाद अमन को मैंने याद दिलाया कि यार सीएफएस बनाना तो तेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं ऑडिट करने आऊंगा, मैं बनाऊंगा नहीं सीएफएस, ऑडिटर नहीं बनाएगा, सीएफएस तो मैनेजमेंट ही बनाएगी। और अमन ने कोई डेटा भी नहीं बनाया था कि जिस जिस एंटिटी में उसने इन्वेस्ट किया है, तो व्हाट्सएप खोल के आइडेंटिफाई करने लगा कि भैया कौन से कंपोनेंट्स हैं जो सीएफएस में इंक्लूड होंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट की क्या है कि वो आइडेंटिफाई करे कि कौन से कंपोनेंट्स जो है वो सीएफएस में इंक्लूड होंगे। और क्या कोई ऐसा स्टार्टअप भी है क्या जिसका सेगमेंट इतना बड़ा हो गया कि वो एक रिपोर्टेबल सेगमेंट बन गया हो कि उसको अपनी सीएफएस में अलग से रिपोर्ट करके बताना हो, ठीक है। ढूंढते ढूंढते उसे पता चला कि उसने जो पैसा छोटा राउंड प्राइवेट लिमिटेड में इन्वेस्ट किया था उसने वो पैसे अपने रिलेटेड पार्टी पे उड़ा दिए। अमन ने कहा कि भाई मैंने तो इसमें पैसा इन्वेस्ट किया था प्रॉफिट बनाने के लिए, उसने अपने पैसे रिलेटेड पार्टी पे उड़ा दिए। तो इसने कहा कि सबसे खतरनाक शार्क कौन, अश्नीर ग्रोवर। तो वो अश्नीर को लेके गया उसके साथ, और अश्नीर ने जाते ही छोटा राउंड का कॉलर पकड़ लिया, कह रहा है तूने हमारे पैसे उड़ा दिए। छोटा राउंड ने बंदूक निकाल के रख दी अश्नीर के सर पे, वो डर गया, अमन डर गया। फिर उसने किसी तरह हाथ पैर जोड़े, कह रहा अरे अरे रावण भाई सुनो, हम कोई पैसे मांगने थोड़ी है, हम तो बस क्या है ना कि वो मोदी जी ने क्या बोल रखा है कि सीएफएस बनानी है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है, तो हम तो बस आपसे इतना कह रहे हैं कि आपने जैसे भी जो भी खर्च किया है आप हमें बस कंप्लीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दें ताकि हम अप्रोप्रिएटली कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट कर सके, अपनी सीएफएस प्रेजेंट कर सके। बाकी सारा पैसा आपका ही है, आप जब बोलो, है ना। तो उसने उसको छोड़ दिया, कह रहा वापस मत आ जाना ऐसे फालतू बातें लेके मेरे पास, ले जाओ इन्फॉर्मेशन ले जाओ।
वहां से बाहर निकल के फिर अमन अश्नीर को समझा रहा है कि भाई थोड़ा हारमनी में रहा कर, थोड़ा गैप बना के रखा कर, कॉलर मत पकड़ लिया कर, अभी मरवा देता। ठीक है, क्या क्या कीवर्ड्स है, क्या पढ़ रहे हैं हम? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? आइडेंटिफाई करे कंपोनेंट्स जो सीएफएस में इंक्लूड होंगे, देखे कि भैया कोई रिपोर्टेबल सेगमेंट है क्या, रिलेटेड पार्टीज को आइडेंटिफाई करे, कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करे, अप्रोप्रिएट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स करे, हार्मोनाइज करे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को, और गैप कन्वर्जन करे जहां पर भी एप्लीकेबल है। बात समझ में आ रही है क्या? एक बारी बोल के देखोगे खुद से, बोल के देखो खुद से कि क्या चीजें याद कर पा रहे हो। स्टोरी पढ़ो, बोल के देखो एक बारी खुद से। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? आइडेंटिफाई करना कंपोनेंट्स, ठीक है, जो सीएफएस में इंक्लूड कर जा सके, रिपोर्टेबल सेगमेंट्स, रिलेटेड पार्टी को आइडेंटिफाई करना, कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेना, अप्रोप्रिएट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट करना, हार्मनी में हार्मोनाइज करना अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को, और गैप कन्वर्जन करना। स्टोरी क्या थी कि अमन, उसको पता ही नहीं था, मैंने उससे बोला कि भैया तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सीएफएस बनाना, मैं तो खाली चेक करने आऊंगा। फिर वो व्हाट्सएप खोल के आइडेंटिफाई करने लगा कि भैया कौन सा सीएफएस में इंक्लूड होगा, और कोई स्टार्टअप बड़ा बन गया क्या कि उसको अलग से रिपोर्टेबल सेगमेंट में डालना पड़ेगा। फिर उसको पता चला कि भैया एक एंट्री, एक इन्वेस्टमेंट जो उसने करी थी छोटा राम प्राइवेट लिमिटेड में, उसने सारे पैसे अपने रिलेटेड पार्टी को डाल दिए। अब वो लेके गया अश्नीर को, अश्नीर ने कॉलर पकड़ा, उसने गन निकाली, अश्नीर डर गया, अमन डर गया, अमन ने हाथ पैर जोड़े, उसने बोला कि भैया आप पैसे मत दो, बस कंप्लीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दे दो ताकि हमें ना कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स कर सके। फिर उसने बाहर आके अश्नीर को समझाया कि भाई तू हारमोनी में लाकर थोड़ा गैप बना के रखा कर, अभी मरवा दे। याद हो गया क्या? बताइए जी, एक बारी खुद से बोल के देखो और मुझे बताओ कि याद हो रहा है क्या? पांच नंबर का क्वेश्चन आएगा तो लिख लोगे पेपर में? डब्बा गुल तो नहीं हो जाएगा तुम्हारा? देखिए जी, फिर ऑडिटर के क्या ऑब्जेक्टिव है? अभी हमने कहा कि भैया पेरेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब हम कहेंगे ऑडिटर के क्या ऑब्जेक्टिव। ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव में ये देखना कि भैया सीएफएस जो है वो एएफआरएफ के हिसाब से प्रिपेयर की गई है कि नहीं। ऑडिटर का ओपिनियन है, ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है कि भैया ओपिनियन एक्सप्रेस कर पाए कि भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर रही है कि नहीं कर रही इंफॉर्मेशन। फिर उसका ऑब्जेक्टिव है इंक्वायरी करना ऑन द मैटर्स स्पेसिफाइड इन सेक्शन 143(1), रिपोर्ट करना ऑन मैटर्स स्पेसिफाइड अंडर सबसेक्शन 143(3) एंड वैलिडेट करना कि भैया रिक्वायरमेंट है भी कि नहीं है सीएफएस बनाने की। सही है, देखना कि भैया एएफआरएफ के हिसाब से बनी है कि नहीं बनी, ट्रू एंड फेयर व्यू बताना, ओपिनियन देना, इंक्वायरी करना 143(1) के लेके, रिपोर्ट करना 143(3) के मैटर्स पे, और वैलिडेट करना कि भैया सीएफएस के रिक्वायरमेंट्स है कि नहीं। 143(1) और 143(3) याद है क्या तुम लोगों को? बता, थोड़ा सा बता दो क्या था इन दोनों के अंदर, पढ़ाया था हमने क्लास में। मैं नहीं बताऊंगा, तुम ही बताओगे, तुम्हारे पेपर आ रहे हैं, तुमको पता होना चाहिए, बताओ मुझे। 143(1) और 143(3) क्या है इन दोनों में? बताइए जी, बताइए।
बताइए 143 क्या था? वन powers and duties of the auditor, और 143 रिपोर्ट। देखो जी, कहानी पे आओ, पढ़ लेना इसको एक बार क्लास के बाद 143(1) और 143(3) को। अभी मैंने आपको बताया कि भैया अमन ने इन्वेस्ट कर दिया था पैसा और मैं उसके पास गया, मैंने कहा भैया तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाने की, तू जल्दी से बना दे CFS। फिर उसने व्हाट्सएप कॉल आइडेंटिफाई करा, है ना, रिपोर्टेबल सेगमेंट देखे, ये सब वो सब करा। अब वो बच के आए ही थे छोटा रावण के पास से, उसने बंदूक लगा रखी थी, वो जैसे तैसे करके बच के आए और उसने कहा कि भैया ठीक है, हम अपनी जान पर खेलकर CFS बना लिए चिराग बाबू, हम अपनी जान पर खेलकर CFS बना लिए। अब आप बताइए आपका क्या ऑब्जेक्टिव? अब वैसे तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये था पहला कि मैं डिटरमाइन करूं कि CFS बनाने की जरूरत है भी कि नहीं है, लेकिन अब मुझे लगा कि मैं इसको ये बोलूंगा कि अब देखना चाहता हूं मैं कि भैया CFS बनाने की जरूरत है कि नहीं है। जब वो जान पर खेलकर इंफॉर्मेशन लेके आया तो मैं कहा ये मेरे को मारेंगे। मैंने कहा नहीं, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? मेरा ऑब्जेक्टिव है ये देखना कि भैया जो CFS है वो AFRF के हिसाब से बनी है कि नहीं बनी, ताकि मैं अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करती है कि नहीं करती। फिर मैंने उसको बोला कि ये ओपिनियन देने के लिए मुझे कुछ मैटर्स पर इंक्वायर करना होगा और फिर मैं फाइनली रिपोर्ट दे दूंगा ऑन 143 वाले मैटर्स। सही है। मेरा क्या ऑब्जेक्टिव था पहला तो कि मैं वैलिडेट करूं कि CFS प्रिपेयर करने की रिक्वायरमेंट है भी कि नहीं है, लेकिन मुझे लगा ये अपनी जान पे खेल गया है। मैं इनको अब ये बोलूंगा कि भैया CFS की रिक्वायरमेंट है कि नहीं, मैं अब देखूंगा तो फिर ये मेरे को भी मारेंगे, ये रोने पीटने लगेंगे। फिर मैंने उससे बोला कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि मैं देखूं कि CFS AFRF के हिसाब से बने हैं कि नहीं बने, ताकि मैं अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकूं। ओपिनियन एक्सप्रेस करने के लिए मेरे को कुछ मैटर्स में इंक्वायरी करनी पड़ेगी, 141 वाले मैटर्स में, 143(1) वाले मैटर्स में, और फिर मैं 143(3) वाले मैटर्स पर रिपोर्ट दे दूंगा। क्या बात यहां तक समझ में आती है? क्या ये चीजें याद कर लोगे आप? ये कहानी के थ्रू दोनों पॉइंट्स याद हो गए हैं आपको? इजी सी कहानी है, एक बारी बोल के देखो। मैं चुप बैठता हूँ, 1 मिनट आंख बंद करो, बोल के देखो कि कितने पॉइंट्स याद आ रहे हैं दोनों में ही। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट और ऑडिटर ऑब्जेक्टिव, बताओ मुझे, बताओ कितने पॉइंट याद आ रहे हैं? चुप बैठा हूं मैं, बोल के देखो। डन सर। कितने पॉइंट याद आए? सारे आ गए? बाकी बच्चे? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट तो पूरा याद आ गया। ऑडिटर ऑब्जेक्टिव एक बार और रिवाइज कर लेना, वो भी याद आ जाएगा। उसमें है ही क्या, उसमें तो पॉइंट ही 4 है। देखो जी, डन सर। देखो देखो देखो, while conducting audit or auditors are expected to
जब हम ऑडिट करेंगे सीएफएस की, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, तो हमसे क्या अपेक्षाएं हैं कि हम अपना वर्क प्लान करें ताकि हम इफेक्टिव एंड एफिशिएंट ऑडिट मैनर कर पाए, टाइमली मैनर में कंप्लीट कर पाए, हम अंडरस्टैंडिंग लें इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की, आईटी सिस्टम की, है ना, हम नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स डिसाइड करें, हम प्रोफेशनल जजमेंट लगाएं, रिस्क को असेस करें, प्रोसीजर्स डिजाइन करें और इंश्योर करें कि भैया रिस्क एक अप्रोप्रिएट लेवल तक रिड्यूस हो गए। कॉमन सेंस, ये सारी बातें तुम्हें पता है, प्लान करना है, अंडरस्टैंडिंग लेनी है, एनटीओ ऑडिट प्रोसीजर डिसाइड करना है, रिस्क असेस करना है, प्रोसीजर डिजाइन करना है और रिस्क को एक अप्रोप्रिएट लेवल तक रिड्यूस करना है। फिर देखो अब एक बात बताओ, अब अमन ने तो व्हाट्सएप से लिस्ट निकाल ली, ठीक है, और व्हाट्सएप पे हो सकता है कोई मैसेज डिलीट हो गया हो, कोई मैसेज रह गया हो, तो हम अगर सीएफएस का ऑडिट कर रहा है, फिर हमें बाद में पता चले वो अमन भागा भागा है कि सर 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 ये दो मैसेज रह गए थे, एक बार इनका डेटा और इंक्लूड कर लो, इनका डेटा और इंक्लूड कर लेते हैं, फिर ऑडिट कर देना। सीएफएस में तो सारी फिगर्स मिल जाएंगी, 2 सब्सिडियरी का डेटा और इंक्लूड करेंगे तो इससे बढ़िया है कि हम एक काम करें, हम पहले ही चेक कर लें कि भैया कंपोनेंट्स कंप्लीट है कि नहीं है, पूरे कंपोनेंट्स का सीएफएस बनाया है कि नहीं बनाया है, कभी वो बाद में भागा है, फिर हमें सारा काम दोबारा करना है। तो हाउ ऑडिटर इंश्योर्स कंप्लीटनेस ऑफ कंपोनेंट्स, देखो वो देखेगा अपने वर्किंग पेपर पुराने साल के, उनसे पता चलेगा कि भैया पिछले साल में कितनी सब्सिडियरी एसोसिएट जॉइंट वेंचर थी, इस साल में कितनी है, कुछ घटी बढ़ी है क्या। पेरेंट के प्रोसीजर्स देखेगा कि भैया तुम कैसे आइडेंटिफाई करते हो कंपोनेंट्स को, मैनेजमेंट से इंक्वायरी करेगा कि भैया कोई नए कंपोनेंट्स ऐड हुए हैं क्या, या फिर कोई सीएफएस से बाहर गए हैं क्या। पेरेंट की इन्वेस्टमेंट्स देखेगा, है ना, कि भैया उसने कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करी है, कोई जॉइंट वेंचर का अरेंजमेंट होगा, अग्रीमेंट होगा, वो देखेगा, कोई दूसरा अग्रीमेंट होगा जो पेरेंट ने एंटर किया है एसोसिएट वगैरह के लिए, वो देखेगा, है ना। शेयर होल्डिंग पैटर्न में कोई चेंजेस आए क्या, कि भैया किसी की शेयर होल्डिंग बेच दी, किसी को और टेक ओवर कर लिया, ये सारी चीजें शेयर होल्डिंग पैटर्न में कोई चेंजेस आए हैं क्या। और स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स देखेगा, जैसे कि रजिस्टर्स जो कि 186 और 190 सेक्शन के अंदर हम मेंटेन करके रखते हैं, ये सारी चीजें वो देखेगा, ताकि उसको पता चले कि भैया जितने कंपोनेंट्स इंक्लूड होने चाहिए थे, क्या इन्होंने पूरे के पूरे कंपोनेंट्स इंक्लूड करे हैं या नहीं, कोई छूट गया इनसे। सही है, इसकी टेक्निक देखो। अब वही वाली टेक्निक है कि मैंने सोचा, उसने मेरे को पूछा कि आपके ऑब्जेक्टिव क्या है, मैंने उसको बताया कि भैया ये वैसे तो मेरा ऑब्जेक्टिव था कि मैं वैलिडेट करूं कि सीएफएस बनाना भी है कि नहीं, लेकिन अब वो जान पे खेल के आया, तो मैंने कहा कि नहीं, मेरा ऑब्जेक्टिव है देखना कि सीएफएस एएफआरएफ के हिसाब से प्रिपेयर हुआ है कि नहीं, फिर मैं अपनी ओपिनियन दूंगा। ये सब ओपिनियन देने के लिए मुझे इंक्वायरी करनी पड़ेगी सेक्शन 143(1) के मैटर्स पे, और फिर मैं आपको एक रिपोर्ट दे दूंगा एज पर सेक्शन 143(3) के मैटर्स पे। फिर मैंने सोचा कि भाई अमन ने तो व्हाट्सएप से लिस्ट निकाल ली, तो मैं एक काम करता हूं, मैं पहले कंप्लीटनेस तो देख लूं कि भैया कल को कुछ गड़बड़ हुई तो मेरे को सारा काम दोबारा करना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि एक बार मैं मैनेजमेंट से पूछ के आता हूं, मैं इंक्वायरी करता हूं, मैं पहले देखूं कि भैया कंप्लीट कंपोनेंट्स इंक्लूडेड है कि नहीं है। तो मैं मैनेजमेंट से इंक्वायरी करता हूं, मैं देखता हूं कि भैया उनके क्या प्रोसीजर्स है पेरेंट के। मुझे पता है कि भैया उसने तो व्हाट्सएप से निकाला, तो मैंने मैनेजमेंट से इंक्वायरी करी, मैंने उनसे उनके स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स निकलवाए। स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स में स्पेसिफिकली क्या निकलवाया, देखो कंपोनेंट में 3 चीजें आती हैं, सब्सिडियरी एसोसिएट जॉइंट वेंचर। तो सब्सिडियरी के लिए मैंने उससे निकलवाया कि भैया पेरेंट ने कहां कहां इन्वेस्टमेंट किए, जॉइंट वेंचर के लिए मैंने कोई जॉइंट अरेंजमेंट्स, कोई अग्रीमेंट होगा वो निकलवाया, और एसोसिएट के लिए अदर अरेंजमेंट्स के डॉक्यूमेंट्स उनसे निकलवाए, ताकि मैं पता लगा सकूं कि भैया सब कुछ इनने इंक्लूड करा है कि नहीं करा। और अपने प्रायर ईयर वर्किंग पेपर्स आप देख सकते हो। क्या बात यहां तक समझ में आती है, बताइए जी, क्या बात यहां तक समझ में आती है। कॉमन सेंस की बात है, सिंपल सिंपल सा चैप्टर है, मुश्किल तो नहीं लग रहा। क्लियर है सर। फिर प्लानिंग ऑडिट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम कैसे प्लान करेंगे। सबसे पहले हम अंडरस्टैंडिंग लेंगे किसकी, ग्रुप स्ट्रक्चर की, कि भैया आपकी कितनी एसोसिएट, कितनी सब्सिडियरी, कितने जॉइंट वेंचर है, आपके यहाँ के आईटी सिस्टम्स की, आपने ग्रुप वाइड कंट्रोल्स क्या लगा रखे हैं, इंटरनल कंट्रोल्स, आपने आईटी कंट्रोल्स क्या लगा रखे हैं, आपके यहाँ की अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या है, पेरेंट की भी और कंपोनेंट की भी। फिर हम रिस्क असेस करेंगे, रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट असेस करेंगे, और फिर हम अपने एंटी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर डिटरमाइन करेंगे। फिर अब क्योंकि
हमारी बहुत सारी सब्सिडरीज है, एसोसिएट है, जॉइंट वेंचर है, तो और कंपोनेंट ऑडिटर्स भी इन्वॉल्व होंगे। तो हम देखेंगे कि भैया उनका काम किस हद तक यूज करना है और उनके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। देखो जी, अंडरस्टैंडिंग द ग्रुप स्ट्रक्चर, ग्रुप वाइड कंट्रोल्स, आईटी सिस्टम एंड आईटी रिलेटेड कंट्रोल्स। फिर हम देखेंगे अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या है, पेरेंट की भी और कंपोनेंट्स की भी। फिर हम एनटीई ऑफ ऑडिट प्रोसीजर डिसाइड करेंगे, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट असेस करेंगे। फिर हम देखेंगे कि भैया सामने वाले ऑडिटर्स जो इन्वॉल्व हैं उनका काम कितना यूज करना है और उनके साथ हम कोऑर्डिनेट करेंगे। इजी पीजी, सही है जी। अब मुझे एक बात बताओ, कंपोनेंट है छोटा सा, सीएफएस है बड़ा सा, ग्रुप एंटिटी है बड़ी सी, तो दोनों की मटीरियलिटी सेम होनी चाहिए कि अलग अलग होनी चाहिए? कंपोनेंट है छोटा सा, ग्रुप एंटिटी है बड़ी सी, तो दोनों की मटीरियलिटी सेम होनी चाहिए कि अलग अलग होनी चाहिए? हेलो, अलग अलग होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि भैया कंपोनेंट में कोई चीज मटेरियल हो, कंपोनेंट वाले ऑडिटर ने बोल रखा हो कि भैया अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाई कर रखा हो, बोल रहा है कि भैया नहीं नहीं इसमें मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। तो ऐसा जरूरी है क्या कि कंपोनेंट में जो चीज मटेरियल गलती हो वो गलती हमारे लिए भी मटेरियल हो? जबकि हमारे हजारों करोड़ की टर्नओवर बन जाए ग्रुप को मिला के, कंपोनेंट की 10,000 करोड़, कंपोनेंट की 1 करोड़ की है, हमारी हजारों करोड़ की है। तो कंपोनेंट की मिसस्टेटमेंट, कंपोनेंट की रिपोर्ट अगर मॉडिफाइड है तो ऐसा जरूरी नहीं कि हमारी रिपोर्ट भी मॉडिफाइड होगी। तो वो बोल रहे हैं कि भैया ऑडिटर को मटेरियलिटी भी कंसीडर करनी है। ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू कंप्यूट मटेरियलिटी फॉर ग्रुप एज अ होल, पूरे ग्रुप की मटेरियलिटी देखनी है। दिस शुड बी यूज्ड टू असेस अप्रोप्रिएटनेस ऑफ कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स, परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट एंड करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट दैट आर मेड बाय मैनेजमेंट। हम जब मटेरियलिटी असेस कर लेंगे तो दो तरह की एडजस्टमेंट होती है, एक परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट, एक करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट। तो हम देखेंगे उस मटेरियलिटी के हिसाब से कि भैया ये एडजस्टमेंट सही है कि नहीं है। छोटी मोटी कोई इश्यू आ भी रहा होगा, अगर हमारे ग्रुप एंटिटी के हिसाब से मटेरियल नहीं है तो उसको इग्नोर कर दे। द पेरेंट ऑडिटर कैन आल्सो यूज मटेरियलिटी कंप्यूटेड ऑन अ ग्रुप लेवल टू डिटरमाइन कि कंपोनेंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही ग्रुप के लिए मटेरियल है या नहीं, और whether they should scope in additional components and consider using work of other auditors as applicable। क्या उनको सामने वाले ऑडिटर का काम यूज करने की जरूरत है कि नहीं, ये सारी चीजें मटेरियलिटी के बेस पे डिटरमाइन करेगा। प्रिंसिपल ऑडिटर हर कंपोनेंट की मटेरियलिटी भी डिसाइड करेगा, कम्युनिकेट करेगा कंपोनेंट ऑडिटर को, और उसको इफ ही बिलीव्स इट इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ सीएफएस कंपोनेंट। जो सीएफएस का ऑडिटर, पहली बात तो वो ग्रुप की मटेरियल डिसाइड करेगा। फिर जो एडजस्टमेंट मैनेजमेंट ने कर रखी है, चाहे वो परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट हो, चाहे वो करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट हो, वो देखेगा कि वो कितनी अप्रोप्रिएट है इन विद कंसीडरिंग मटेरियलिटी, कि भैया मटेरियलिटी को तो ध्यान में रखेगा ही, उसके बाद देखेगा कि अगर कोई छोटी मोटी गलती है तो वो चलती। तीसरा वो कह रहा है कि भैया हर एक कंपोनेंट की मटेरियलिटी भी डिटरमाइन होगी और कम्युनिकेट भी कर देगा अगर उसको लगता है कि भैया ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंटेशन में इससे हेल्प हो सकती है। प्रिंसिपल ऑडिटर आल्सो ऑब्टेन सर्टेन कंफर्मेशन फ्रॉम कंपोनेंट ऑडिटर लाइक इंडिपेंडेंट कोड ऑफ एथिक्स, ये सब उसने फॉलो किया है, ये सारी कंफर्मेशन भी उससे ले सकता है। कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियलिटी वुड बी कंसीडर्ड व्हाइल कंसीडरिंग द ऑब्जर्वेशन ऑफ द कंपोनेंट ऑडिटर। कंपोनेंट ऑडिटर के लिए जो मटेरियल है, हो सकता है कि हमारे लिए वो मटेरियल ना हो, तो हम उस चीज का भी ध्यान रखेंगे। मैनेजमेंट से कुछ रिप्रेजेंटेशन लोगे, मैनेजमेंट से कुछ चीजें लिखवा के लोगे कि भैया आपने हमको सारे कंपोनेंट्स के बारे में बता दिया है, आपने सारे रिपोर्टेबल सेगमेंट्स जो कि सेगमेंट रिपोर्टिंग के हिसाब से आइडेंटिफाई होने चाहिए थे, आपने वो कर लिए हैं, आपने सारी रिलेटेड पार्टीज को आइडेंटिफाई कर दिया और सारी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को रिपोर्ट कर दिया है, और आपने परमानेंट एंड करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट अप्रोप्रिएटली एंड कंप्लीटली एडजस्ट करी है, और आपने इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शंस को एलिमिनेट कर लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि आपने पेरेंट एंटिटी से सब्सिडियरी को सामान बेचा,
1000 रुपए के प्रॉफिट में, फिर सब्सिडरी से वापस पेरेंट को बेचा 10,000 के प्रॉफिट में, फिर वापस सब्सिडरी को बेचा 50,000 के प्रॉफिट में। आप आपस में घुमा घुमा के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉफिट दिखाई जा रहे हो, वो सब नहीं होना चाहिए, वो सब एलिमिनेट करना होता है। सही है जी। अब मैंने आपको बताया कि भैया दो तरह की कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स होती हैं, एक होती है परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट, एक होती है करंट पीरियड। परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स क्या होती हैं? देखिए जी, आप अपने इंडेक्स 110 में एफआर में पढ़ के आए हैं कि जब एक एंटिटी पहली बार जब हम मिले, तो जब एक एंटिटी दूसरी एंटिटी से पहली बार मिलती है, उसमें शेयर्स अक्वायर करती है, तो बहुत सारी एडजस्टमेंट्स की जाती है, जैसे कि गुडविल की, जैसे कि कैपिटल रिजर्व की, जैसे कि नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की। ये सब आपने अपने इंडेक्स 110 में पढ़ा होगा। तो ये सिर्फ तब करी जाती है जब पहली बार अक्वायर की जाती है शेयर, या दूसरी बार कब करी जाती है? जब वो शेयर्स बेच दिए जाते हैं। ये रेगुलर बेसिस पे नहीं होती हैं, है ना। तो इसको हम बोलते हैं परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स। इसमें एक चीज और भी आती है, प्री एक्विजिशन रिजर्व्स। प्री एक्विजिशन रिजर्व्स क्या होता है कि भैया मान लो कि मैंने अक्टूबर में एक दूसरी एंटिटी को खरीदा, ठीक है। अब हमारे सीएफएस बनने चाहिए, हमारी गुडविल कैपिटल रिजर्व जो भी आएगी, तो अक्टूबर तक जो भी प्रॉफिट आया था मेरी एंटिटी का, वो मेरे शेयर होल्डर्स में बटना चाहिए। अक्टूबर तक उस एंटिटी में जो भी प्रॉफिट था, या तो मैं उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा पैसे दूंगा, या फिर वो सिर्फ उसके शेयर होल्डर्स का है, मेरा नहीं है। अक्टूबर के बाद जो भी प्रॉफिट होगा वो हम सब शेयर होल्डर्स का होगा, है ना। तो प्री एक्विजिशन रिजर्व्स कितने हैं उनको प्रॉपर्ली डिटरमाइन करना होता है और प्रॉपर्ली एलोकेट करना होता है। ये सब पढ़ी आपने चीजें। तो देखो जी, परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स आर मेड ऑन फर्स्ट ओकेजन और सब्सिक्वेंटली व्हेन देयर इज अ चेंज इन शेयर होल्डिंग। या तो आप पहली बार सामने वाले में पैसा डाल रहे हो, अक्वायर कर रहे हो, या फिर बाद में आपका शेयर होल्डिंग चेंज हो रहा है, आप अपने शेयर्स बेच खरीद रहे हो, जो कि नॉट अ नॉर्मल बिजनेस, कभी कभी होता है। तो हम उसमें कुछ एडजस्टमेंट करते हैं, जैसे कि डिटर्मिनेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व, डिटरमाइनिंग इक्विटी एट्रीब्यूटेबल टू माइनॉरिटी और एनसीआई नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। ऑडिटर को ये सभी कैलकुलेशंस को वेरीफाई करना है, उसको पर्टिकुलरली अटेंशन ध्यान देना है प्री एक्विजिशन रिजर्व ऑफ कंपोनेंट्स पे। डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने किस दिन इन्वेस्टमेंट की, उस दिन तक के रिजर्व को ही हम कैलकुलेट करेंगे प्री एक्विजिशन रिजर्व, और उसको हम देखेंगे कि भैया क्या वो प्रॉपर्ली एलोकेट हो रहे हैं पार्टनर और एनसीआई के बीच में, पेरेंट और एनसीआई के बीच में। और अगर कोई चेंजेस हुए हैं परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट में ऑन अकाउंट ऑफ सब्सिक्वेंट एक्विजिशन और डिस्पोजल, आपने बाद में साल भर के बीच में या फिर अगले साल कुछ खरीदा बेचा शेयर्स, एंटिटी में शेयर्स और अक्वायर किए, या फिर एंटिटी के शेयर्स बेच दिए, तो आपको उसकी भी एडजस्टमेंट्स करनी है, और ऑडिटर उसको भी वेरीफाई करेगा कि भैया वो चेंजेस सही हैं कि नहीं है। इट में हैपन इन केस ऑफ वन सब्सिडरी गुडविल एनालिसिस। वो कह रहा है कि भैया आपने 2 सब्सिडरी खरीद, एक में आपको गुडविल आ रही है, एक में कैपिटल रिजर्व आ रहा है, तो आप उन दोनों को नेट ऑफ कर सकते हो और एक सिंगल अमाउंट दिखा सकते हो गुडविल का या कैपिटल रिजर्व का। लेकिन आपको वेरीफाई करना है कि भैया ग्रोस अमाउंट ऑफ गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व हैव बीन डिस्क्लोज्ड इन नोट्स, कि भैया टोटल गुडविल इतनी है, टोटल कैपिटल रिजर्व इतना है, ग्रोस अमाउंट आपको दिखाना है। नेट ऑफ करके अमाउंट आप अपनी बैलेंस शीट P&L में दिखा सकते हो, लेकिन डिस्क्लोजर में तो आपको दोनों का ग्रोस अमाउंट देना ही देना है। क्या बात समझ में आ रही है? परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट कब होती है? फर्स्ट ओकेजन पर या सब्सिक्वेंट एक्विजिशन या डिस्पोजल पर। डिटरमाइन करना होता है गुडविल, कैपिटल रिजर्व, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, एनसीआई। ऑडिटर इन सभी कैलकुलेशंस को वेरीफाई करता है। प्री एक्विजिशन रिजर्व पे खासा ध्यान देना होता है, उसको डिटरमाइन करना कि सही तरीके से डिटरमाइन हुआ, सही तरीके से एलोकेट हुआ है कि नहीं, ये चेक करना होता है। ये होती है हमारी परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स। बताइए जी, कोई भी डाउट, दिक्कत, परेशानी यहां तक? देख क्लियर बाकी बच्चे? यस क्लियर। देखो जी,
फिर है करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट, जो कि रोजमर्रा की चीजें होती हैं। देखो जी, इसमें दिखाऊं मैं तुमको करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट का एक छोटा सा डायग्राम बना रखा है इसमें। अब ये बोल रहा है कि ये है हमारी होल्डिंग ए की सब्सिडरी है बी। ए ने बी को सामान बेचा 100 रुपए का, इसकी खुद की कॉस्टिंग थी 60 रुपए और इसका ग्रोस मार्जिन रहा 40 रुपए का। अब बी ने किसी थर्ड पार्टी को, बाहर कस्टमर को सामान बेचा 120 रुपए का, 100 का खरीद के 120 का, इसकी कॉस्ट कितनी पड़ी 100 रुपए, क्योंकि इसने तो ए से 100 में खरीदा था, इसका ग्रोस मार्जिन हुआ 20 का। तो टोटल ग्रोस मार्जिन कितना हुआ, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ इनकी एंटिटी को। ए ने बी को बेचा 100 में, बी ने सी को बेचा 120 में, ए ने प्रॉफिट कमाया 40, बी ने प्रॉफिट कमाया 20। टोटल प्रॉफिट सीएफएस में कितना होना चाहिए? क्या 20 रुपए होना चाहिए क्या? नहीं जी, 60 रुपए होना चाहिए, है ना। तो देखो वही दिखा रहा है कि भैया यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 120 की सेल हुई, 60 की कॉस्ट आई टोटल, तो ग्रोस मार्जिन 60 बना। तो ये हमने क्या किया, हमने एक से प्रॉफिट दूसरे में, दूसरे से प्रॉफिट तीसरे में, हमने एलिमिनेट कर दिया, हमने इंटर ग्रुप प्रॉफिट्स को एलिमिनेट कर दिया, हमने एक की सेल और दूसरे की कॉस्टिंग उठाई और फिर हमने ग्रोस मार्जिन निकाल दी। तो इसको हम बोलते हैं करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट। ये डेली बेसिस की चीजें, रोजमर्रा की चीजें, तो हम इसको एलिमिनेट कर देते हैं कि भैया आपस में आपने एक दूसरी एंटिटी को लोन दिया हुआ है, एक जेब से दूसरी जेब में पैसा डालने को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं दिखाना चाहिए ना। आपने एक अपनी होल्डिंग से सब्सिडरी में कुछ लोन दिया, वहां से कुछ इंटरेस्ट आया या आपको कुछ इंटरेस्ट दिया, फीस दी, है ना, कोई प्रॉफिट हुआ अनरियलाइज्ड, आपने कुछ सामान बेचा उसको कोई प्रॉफिट है, डेफर्ड टैक्स, अनरियलाइज इंटरकंपनी प्रॉफिट्स, है ना, कोई फॉरेन कंपोनेंट है उसको आप कन्वर्ट कर रहे हो लोकल गैप में। तो ये भी रोजमर्रा की एडजस्टमेंट्स हैं, हार्मोनाइज करनी पड़ेगी आपको डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, अगर उसकी अलग है और इसकी अलग है तो। सब्सीक्वेंट इवेंट और ट्रांजैक्शन को रिकॉग्नाइज करना, डिटर्मिनेशन ऑफ मूवमेंट इन इक्विटी एट्रीब्यूटेबल टू माइनॉरिटीज कंट्रोलिंग सिंस द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सब्सिडरी, कि भैया जिस दिन से एक्विजिशन करा है उस दिन से एनसीआई के बीच में जितना थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है उसका इक्विटी देखना। ये है करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स। परमानेंट कौन सी होती है, जो बहुत कभी कभी होती है, फर्स्ट ओकेजन्स पे या फ्रीक्वेंटली जब हम शेयर खरीदते बेचते तब होती है, ये डेली बेसिस पे हो जाती है, इसको हम बोलते हैं करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स। इसमें से 4-5 याद कर देना बहुत है। कह रहा है कि रिपोर्टिंग डेट ऑफ कंपोनेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डेट ऑफ सीएफएस, कंपोनेंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट और सीएफएस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिपोर्टिंग डेट में 6 महीने से ज्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए एएस के अंदर, और अगर इंडिया से अप्लाई होता है तो 3 महीने से ज्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। जिस दिन से आपकी सब्सिडरी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आ जाती है उसके 3 महीने के अंदर कंसोलिडेटेड आ जानी चाहिए इंडिया के केस में, और 6 महीने के अंदर आ जानी चाहिए कंसोलिडेटेड एएस के केस में। सही है। Auditor of the CFS should review other component results between its financial reporting date and that of the parent for significant transaction or other event that have taken place during the period. CFS का ऑडिटर अदर कंपोनेंट के रिजल्ट्स को देखेगा रिपोर्टिंग डेट से लेके CFS की डेट तक, और देखेगा कि भैया बीच में कोई सिग्निफिकेंट इवेंट्स हुए हैं जो CFS में दिखाने जरूरी हैं। Recognition should be given by disclosure or otherwise to the effect of intervening events which may materially affect the financial position, results of operation and cash flow. अगर कोई इवेंट्स हुए हैं तो या तो उसका डिस्क्लोजर देगा या फिर उसका इफेक्ट डालेगा जिससे कि फाइनेंशियल पोजीशन, पीएनएल और कैश फ्लो पे फर्क आ सकता है। अब सब्सिडरी में ना खाली 51% शेयर होल्डिंग नहीं आती, कंट्रोल भी आता है कि भैया अगर आपने किसी पे कंट्रोल कर रखा है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, कोई आपके डिसीजंस के हिसाब से डिसीजन लेता है, कोई आपके ऑर्डर के हिसाब से डिसीजंस लेता है, तो वो भी आपके सब्सिडरी में काउंट हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए ऑडिटर क्या करेगा, बोर्ड मिनट को वेरीफाई कर सकता है, शेयर होल्डर अग्रीमेंट को देख सकता है, ठीक है, कि क्या किसी कंपनी ने आपको पेटेंट प्रोवाइड किया, कोई अग्रीमेंट हुआ है क्या, कोई टेक्नोलॉजी नो हाउ दी है क्या, ये सारी चीजें देख सकता है कि भैया उसने आपको टेक्नोलॉजी, आप उसकी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो तो वो जो बोलता है आप उसके हिसाब से काम करो। ठीक है, मिनट्स ऑफ मीटिंग देख सकता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, देख सकते हैं कि भैया क्या उन्होंने कोई लिक्विडेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट करी है क्या, या फिर कोई नई इन्वेस्टमेंट करी है क्या किसी कंपनी में, फर्दर इन्वेस्टमेंट हैज बीन मेड। ठीक है, और फिर उससे उसको इस चीज का भी एविडेंस मिल जाएगा कि भैया ये कंट्रोल जो थे वो टेम्पररी थे कि परमानेंट थे।
सीएफएस में आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? द ऑडिटर शुड ऑल्सो एग्जामिन वेदर देयर इज एनी चेंज इन द स्टेटस ऑफ कंपोनेंट, यानी कि पहले 20% था, फिर 50% कर लिया, फिर 70% कर दिया, कि भैया किसी कंपोनेंट के स्टेटस में चेंज आया क्या? एसोसिएट से सब्सिडरी बना, सब्सिडरी से एसोसिएट बना, ऐसा कुछ हुआ है क्या? ऑफ बैलेंस शीट एंटिटीज जो होती हैं व्हिच समटाइम्स डू नॉट क्वालिफाई फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्सिडरी, उनको भी ध्यान रखना है. हाउएवर पेरेंट माइट हैव ट्रांसफर्ड रिस्क ऑफ वेरियस बिजनेस वेंचर टू दीज एंटिटीज. हो सकता है कि भैया कुछ एंटिटीज जो सीएफएस की डेफिनेशन में क्वालिफाई ना करती हो, जो सीएफएस में इंक्लूड ना होने वाली हो, उस पे पेरेंट ने अपना रिस्क ट्रांसफर कर रखा हो, तो वो भी देखोगे. और डी फैक्टो कंट्रोल शुड आल्सो बी कंसीडर. डी फैक्टो कंट्रोल क्या होता है? जब एक इन्वेस्टर विद लेस देन मेजॉरिटी ऑफ वोटिंग राइट हैज द प्रैक्टिकल एबिलिटी टू डायरेक्ट द रेलेवेंट एक्टिविटीज यूनिलेटरली. जिस इन्वेस्टर के पास शेयर भी नहीं है, मान लो 5% शेयर है, और उसके पास ऐसी पावर है कि भैया वो कंपनी के डिसीजंस को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर सकता है. फॉर एग्जांपल, एक क्रेडिटर है, उसने 2% शेयर्स खरीद रखे सिर्फ, ठीक है, वो भी बोर्ड मीटिंग में बैठा है क्योंकि उसने एग्रीमेंट किया था. अब उसके हिसाब से अगर ये कुछ नहीं करते तो वो कहता है कि नहीं भैया ऐसा नहीं चलेगा, आप ये रेजोल्यूशन पास मत कीजिए, आपको ये रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, जो मैं कह रहा हूं वो करना पड़ेगा, अदरवाइज आप मेरे पैसे वापस दे दीजिए. तो कंपनी तो पैसे इन्वेस्ट कर चुकी है, कंपनी तो पैसे वापस नहीं दे सकती, बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा. तो उस फलाने इन्वेस्टर, उस फलाने क्रेडिटर के पास मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग ना होते हुए भी एक ऐसी पावर है जिससे कि वो कंपनी के डिसीजंस को कंट्रोल कर सकता है, तो वो भी आप कंसीडर करेंगे. फिर वो कह रहे हैं इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज सेपरेटली फॉर पेरेंट एंड इट्स कंपोनेंट. पेरेंट एंटिटी और कंपोनेंट एंटिटीज की इंफॉर्मेशन क्या क्या अलग से दिखानी चाहिए. अमाउंट ऑफ नेट एसेट्स एंड नेट एसेट्स एज अ परसेंटेज ऑफ कंसोलिडेटेड नेट एसेट्स, कि भैया पेरेंट एंटिटी की कितनी एसेट्स है, मान लो 100 करोड़ की, और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कंपैरिजन में वो एसेट्स कितनी है. मान लो सीएफएस की एसेट्स टोटल मिला के 500 करोड़ है और पेरेंट की 100 करोड़ है, तो हम बताएंगे कि भैया हमारी एसेट 100 करोड़ है और ये 20% कॉन्स्टिट्यूट करती है सीएफएस का. सिमिलरली हमारा पीएनएल का प्रॉफिट इतना है और सीएफएस का परसेंटेज इतना बनेगा. हमारे अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है और ये इतने परसेंट है पूरे सीएफएस की ओसीआई के. इसकी ट्रिक क्या है? अमाउंट ऑफ नेट एसेट शेयर इन प्रॉफिट OCI and as OCI as a percentage of consolidated financial statements, consolidated OCI, consolidated P&L. एक ही सेंटेंस है, उसमें 3 अलग अलग चीजें, नेट एसेट, शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम. हाँ, वीटो पावर, डिफैक्टो कंट्रोल, ठीक है. Example of information which is given in SFS of parent or subsidiary need not to be given in CFS. कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती हैं जो SFS में दी होती हैं पेरेंट के, या फिर सब्सिडरी के SFS में दी होती है, और जो CFS में इंक्लूड करना जरूरी नहीं होता है. जैसे कि आपने बोनस शेयर्स कहाँ से इश्यू करे, जैसे कि कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, सिक्योरिटी प्रीमियम, ये हमने SFS में बता रखा है, हमें CFS में अलग से वापस से बताने की जरूरत नहीं है. अनयूटिलाइज मनी कितनी है इश्यू से जो आपने इन्वेस्ट कर दी है. एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट के अंदर कौन से डिस्क्लोजर हैं जो आपने एसएफएस में दे रखे हैं, सीएफएस में उनको दोबारा देने की जरूरत नहीं है. वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स कितनी आपकी रॉ मटेरियल की, कंपोनेंट, स्पेयर पार्ट की, कैपिटल गुड्स की, वो एसएफएस में अगर आपने बता रखी तो सीएफएस में अलग से देने की जरूरत नहीं है. फॉरेक्स में कितना एक्सपेंडिचर किया है, रॉ मटेरियल कितना इंपोर्ट किया है ना, फॉरेन कंट्रीज में, फॉरेन करेंसीज में कितना अमाउंट आपने रेमिट किया है डिविडेंड के रूप में, है ना, और आपने कितना फॉरेन एक्सचेंज दिया है रॉयल्टी, इंटरेस्ट, एक्सपोर्ट करके और अदर इनकम के रूप में. ये सारी चीजें एसएफएस में अगर आपने बता रखी हैं तो आपको अलग से सीएफएस में वापस से बताने की जरूरत नहीं है. सिर्फ इतनी सी बात, सही है. अगर ये आपने एक बार बता रखी है तो आपको वापस से बताने की जरूरत नहीं है. इसकी एक छोटी सी ट्रिक है, 2 लाइनें हैं, इसको याद कर लो. तो शार्क टैंक हो रहा था, हमने जब कहा कि भैया सीएफएस बनानी पड़ेगी तो एक एमएसएमई भागी आई अश्नीर के पास, उसने कहा नहीं, मेरे बारे में कुछ डिस्क्लोज मत करना सीएफएस में. हम कहते क्यों नहीं करें, कहते कि मेरा सारा एक्सपेंडिचर 4x में होता है, आपने जो पैसे दिए थे ना उससे कुछ की तो मैंने पार्टी कर ली और बाकी सारी अनयूटिलाइज्ड मनी से इंपोर्ट कर लिया, रॉ मटेरियल, कैपिटल गुड्स, स्पेयर पार्ट्स, वो भी सीआईएफ बेसिस पे. सीआईएफ क्या होता है? पोस्ट इंश्योरेंस रेट, यानी कि सारा खर्चा वो देंगे, सारा खर्चा वो उठाएंगे, हमसे एक बार में पैसे लेंगे
CIF बेसिस पे मैंने इंपोर्ट कर लिया और बाकी लोगों से आधी वैल्यू में इंपोर्ट कर लिया। अर्शनील ने कहा ऐसे कैसे कर लिया आधी वैल्यू पे? कह रही कि मैंने ना सीधे सीधे पैसे नहीं दिए उनको, मैंने बोनस शेयर इशू करे, फिर कुछ अमाउंट फॉरेन करेंसी में डिविडेंड की फॉर्म में दे दिया, कुछ मैंने रॉयल्टी और इंटरेस्ट और अदर इनकम की फॉर्म में रेमिट कर दिया। मतलब मैंने उनको पेमेंट नहीं करी, सामान खरीद के मैंने उनको बोनस शेयर दिए, फिर कुछ अमाउंट डिविडेंड की फॉर्म में दे दिया, बोनस शेयर की फॉर्म में दे दिया, कुछ डिविडेंड, कुछ रॉयल्टी, कुछ इंटरेस्ट, अदर इनकम, ऐसे ऐसे करके दे दिया। इसलिए मैंने कम पैसे में इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, तो कौन से आइटम्स अगर आपने फॉरेक्स में एक्सपेंडिचर किया है, अनयूटिलाइज्ड मनी को आपको दोबारा नहीं बताना, आपने जो इंपोर्ट किया है रॉ मटेरियल, कैपिटल गुड्स, स्पेयर पार्ट, CIF बेसिस पे, है ना, इंपोर्ट की वैल्यू आपको नहीं बतानी है। फॉरेन करेंसी में अमाउंट आपने कुछ रेमिट किया है डिविडेंड की फॉर्म में, तो वो आपको नहीं बताना है। रॉयल्टी, अदर इनकम, इंटरेस्ट आपने दिया है तो वो आपको नहीं बताना है CFS में। SFS में तो बताना ही है, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो बताना ही है। क्वेश्चन ये, सवाल ये कि भैया SFS में जो चीजें आपने बता दी हैं ऑलरेडी, CFS में क्या क्या नहीं बतानी है, तो ये सारी चीजें CFS में वापस से नहीं बताने की जरूरत है। सही है जी, बताइए कोई और दिक्कत परेशानी यहां तक? ये जो कहानियां लिखी हुई हैं ये 2-3 बार पढ़ोगे तुमको सारा याद हो जाएगा। ऊपर का तो सारा याद हो गया, इस कहानी को भी 2-3 बार पढ़ लोगे तो ये याद हो जाएगी। स्ट्रेट फॉरवर्ड सा चैप्टर है, सीधा सीधा चैप्टर है। हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे आ गए हैं, विच इज रिपोर्टिंग। अब ऑडिटर अपनी रिपोर्ट्स देगा। 4 केस हो सकते हैं, पेरेंट ऑडिटर, बाकी सारे कंपोनेंट का भी ऑडिटर हो, उस केस में क्या करेगा, है ना। देखो, ऑडिटर शुड रिपोर्ट whether principle and procedure for preparation presentation of CFS as laid down by AS have been followed, कि AS ने जो जो चीजें कही थी वैसे ही CFS बनाई है ना, उसके हिसाब से ही बनाई है ना। In case of any departure or deviation, auditor should consider requirement given in SS 705, यानी कि अगर कोई डिपार्चर डेविएशन हुआ है तो हम क्या अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाई कर दें क्या, so that users are aware of such deviation। ठीक है, दूसरा, ऑडिटर शुड इशू एन ऑडिट रिपोर्ट एक्सप्रेसिंग ओपिनियन कि जो CFS है वो ट्रू एंड फेयर व्यू देती है कि नहीं देती है, एज ऑन बैलेंस शीट डेट एंड वेदर कंसोलिडेटेड P&L स्टेटमेंट गिव्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू रिजल्ट्स। ऑडिटर बताएगा कि भैया जो CFS है उसकी बैलेंस शीट डेट पे ट्रू एंड फेयर व्यू देती है कि नहीं देती, प्लस में कंसोलिडेटेड P&L भी ट्रू एंड फेयर व्यू देता है कि नहीं देता। अगर CFS में कैश फ्लो स्टेटमेंट भी है तो उसके ऊपर भी अपनी ओपिनियन देगा कि भैया कैश फ्लो स्टेटमेंट भी ट्रू एंड फेयर व्यू देती है कि नहीं देती। ये 3 चीजें रिपोर्ट करेगा when he is also the auditor of all the components। अगर कंपोनेंट्स का ऑडिटर नहीं है वो, यानी कि दूसरे ऑडिटर्स ने ऑडिट करी है, तो वो SC 600 के हिसाब से देखेगा कि भैया दूसरे वाले ऑडिटर का काम कितना यूज कर सकता है। SC 706 के हिसाब से रेफरेंस देगा कि भैया मैंने सामने वाले का काम यूज किया है। SC 706 क्या था, अदर मैटर पैराग्राफ, EOM OM पैराग्राफ। तो अदर मैटर पैराग्राफ में वो बताता है कि भैया मेरी एक ऑडिट रिपोर्ट है, सामने वाले ऑडिटर की भी एक ऑडिट रिपोर्ट है और मैंने उसकी ऑडिट रिपोर्ट पे रिलाई किया है। फिर वो ये भी बताते हैं कि भैया मैंने सामने वाले की ऑडिट रिपोर्ट पर रिलाई किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं क्वालिफाई कर रहा हूं ओपिनियन को, मैं तो सिर्फ डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बता रहा हूं कि भैया उस एरिया की उसकी जिम्मेदारी थी, ये मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, CFS को क्लियरली डिस्क्लोज करना है कि भैया कितना फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पोर्शन, CFS का कितना पोर्शन बाकी ऑडिटर्स ने ऑडिट किया है। ठीक है, दिस में बी डन बाय स्टेटिंग एग्रीगेट अमाउंट्स और परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट। वो ये बता सकते हैं कि भैया देखो मैंने 100 करोड़ के ऑडिट किया है, 100 करोड़ नेट एसेट्स, यानी कि 20% ऑफ CFS का मैंने ऑडिट किया है, 80% का अलग अलग छोटे छोटे ऑडिटर्स ने, बहुत सारे ऑडिटर्स ने ऑडिट किया है, या 40% का मैंने ऑडिट किया है, बाकी 60% का छोटे 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 ऑडिटर्स ने ऑडिट किया है। ऐसे बता सकते हैं कि भैया इनका मैंने ऑडिट नहीं किया, इनका मैंने ऑडिट किया है। Total asset, revenue, cash flow not audited by the parent auditor should be presented before giving effect to the permanent and consolidation period adjustment। उसको सारी वैल्यूज जैसे कि टोटल एसेट, जैसे कि रेवेन्यू, जैसे कि कैश फ्लो, सब बताना है बिफोर एडजस्टमेंट कि भैया मैंने इस फलाने अमाउंट का ऑडिट किया है। फिर देखो, अगर कोई कंपोनेंट है आपका जिसपे अलग तरह का फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क लगता है, मान लो कोई फॉरेन का कंपोनेंट है जिसपे अलग तरह का फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क लगता है,
तो क्या होता है कि एक ना ग्रुप अकाउंटिंग मैनुअल होता है, ग्रुप अकाउंटिंग मैनुअल, वो ये बताता है, कंपनी का इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है, वो ये बताता है कि भैया ये वाला जो फलाना कंपोनेंट है, ये वाली जो फलानी सब्सिडरी है, इसको जब आप कंसोलिडेट करोगे तो इन फलाने प्रिंसिपल्स के हिसाब से करोगे। ठीक है, तो देखो पेरेंट मैनेजमेंट को परफॉर्म करना पड़ेगा कन्वर्जन कंपोनेंट के ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉम एफआरएफ फॉर सीएफएस, उस एफआरएफ से अपने एफआरएफ में कन्वर्ट करना पड़ेगा सीएफएस के लिए, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए। उन कन्वर्जन्स को प्रिंसिपल ऑडिटर ऑडिट करेगा और कंपोनेंट ऑडिटर माइट प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर पेरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज बेस्ड ऑन ग्रुप अकाउंटिंग मैनुअल। कंपोनेंट का जो ऑडिटर है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर सकता है बेस्ड ऑन ग्रुप अकाउंटिंग मैनुअल में जो पॉलिसीज दे रखे हैं। तो पेरेंट ऑडिटर चेक करेगा कि भैया जो ग्रुप अकाउंटिंग मैनुअल है वो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है कि नहीं करती। आपके जो इंटरनल रूल्स हैं, आपकी जो ग्रुप अकाउंटिंग मैनुअल है इंटरनल, वो बाहर के लो वाले जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के हिसाब से बनाई रखी है ना आपने, कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने ही हिसाब से कुछ भी रूल्स बना दिया। फिर कह रहा है कि अगर कंपोनेंट्स ऑडिट हुए ही नहीं है, उन पे ऑडिट एप्लीकेबल ही नहीं है, तो कह रहा है कि जनरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ऑल कंपोनेंट इंक्लूडिंग इन सीएफएस शुड बी ऑडिटेड। यूं तो भैया ऑडिट होनी चाहिए और सब्जेक्ट टू ऑडिट प्रोसीजर्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मल्टी लोकेशन ग्रुप ऑडिट। सच ऑडिट एंड ऑडिट प्रोसीजर्स कैन बी परफॉर्म्ड बाय द ऑडिटर रिपोर्टिंग इन द सीएफएस बाय द कंपोनेंट ऑडिटर। कह रहा है कि ये ऑडिट या तो पेरेंट ऑडिटर कर दे या फिर कंपोनेंट ऑडिटर कर दे। Where financial statement of one or more components remain unaudited, auditor reporting in CFS should consider unaudited component in evaluating a possible modification to his report। अगर स्टिल कोई कंपोनेंट है जो कि अनऑडिटेड रह जाता है तो पेरेंट ऑडिटर सोच सकता है कि भैया क्या मेरे को अपनी रिपोर्ट मॉडिफाई कर देनी चाहिए, मटेरियलिटी को ध्यान में देगा। द इवैल्यूएशन इज नेसेसरी बिकॉज ऑडिटर ने सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं लिया उन चीजों के बारे में। इन केसेस में उसको क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव फैक्टर्स दोनों ही देखने, पॉसिबल इफेक्ट्स देखने, और फिर अगर उसको जरूरी लगता है तो फिर एसए 705 के हिसाब से अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाई भी कर सकता है। क्या तीन चीजें बताई? कह रहा यूं तो भैया ऑडिट होने चाहिए, कोई भी ऑडिट कर सकता है, चाहे पेरेंट वाला चाहे कंपोनेंट वाला। कह रहा स्टिल अगर अनऑडिटेड रह जाता है तो ऑडिटर को सोचना है कि भैया क्या मेरे को मॉडिफिकेशन करनी चाहिए। क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स दोनों कवर करेगा, दोनों सोचेगा और फिर उसके हिसाब से देखेगा कि अगर मॉडिफिकेशन जरूरी है तो एसए 705 के हिसाब से अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाई कर देगा। क्या बात यहां तक समझ में आती है जी? बताइए। उदय यस, मुश्किल तो नहीं लगा ये चैप्टर? एक बारी मैं तुम्हें स्टडी मैट वाले फॉर्मेट वाली भी दिखा देता हूं कि हमने सारी चीजें कवर कर ली है ना। ट्रेनिंग डन। देखो जी, आकांक्षा कहाँ गए आप? बाकी बच्चे ये चैप्टर में बस इतना ही करना है, इतना ही चैप्टर है भाई, इतना ही करना है। क्या इतना ही चैप्टर है? कुछ कुछ चीजें हैं जो मैंने ब्लू में कर रखे हैं, उसमें से क्वेश्चन बनता नहीं है तो उसको याद करके क्या करोगे? तुम्हारे पास पहले सिलेबस कम है याद करने में। चैप्टर इतना ही है, इसमें जो काम के टॉपिक्स थे मोस्टली इतने। मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, देखो चैप्टर कवर हो गया कि नहीं हो गया। देखो ध्यान से देखो, चैप्टर छोटा ही है, बड़ा चैप्टर है ही नहीं। हमने पढ़ लिया कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है, कि भैया एसोसिएट सब्सिडियरी सब इंक्लूड होता है, उसमें कंसोलिडेशन करनी पड़ती है। फिर इसने एग्जांपल दे रखा है, कहानी सुना रखी है, ठीक है। ये देखो, फिर इसने बता रखा है कि क्या क्या चीजें आती हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, अदर एक्सप्लेनेटरी नोट्स, ये सब चीजें वो तुमसे पूछेगा थोड़ी। फिर यहां से काम की चीजें थी कि भैया कंसोलिडेशन मैंडेटरी है, 129(3), 129(4) ये हमने पढ़ लिया। हमने ये पढ़ लिया कि भैया कंसोलिडेशन के रिक्वायरमेंट्स किस पे अप्लाई नहीं होंगी। हमने ये पढ़ लिया कि इन्वेस्टमेंट एंटिटी क्या होती है। हमने क्वेश्चन सोल्व कर लिया। हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पेरेंट देख ली, कंपोनेंट को आइडेंटिफाई करना, सेगमेंट देखना, रिलेटेड पार्टी देखना, ये सब हमने कर लिया, है ना। उसके बाद हमने क्या देख लिया? हमने देख लिया कि भैया ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है, कि अपने आप को देखना, सेटिस्फाई करना कि भैया सीएफएस ढंग से प्रिपेयर है कि नहीं है, ट्रू एंड फेयर ओपिनियन देना, इंक्वायर करना। फिर हमने क्या पढ़ लिया? हमने 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 देख लिया मटीरियलिटी कैसे डिटरमाइन करेगा, है ना।
फिर हमने देख लिया कि भैया कंसोलिडेशन को कैसे ऑडिट करेगा, अंडरस्टैंडिंग लेगा अकाउंटिंग पॉलिसीज की, ग्रुप स्ट्रक्चर की, एनटीए की, कोऑर्डिनेट करेगा दूसरों के साथ। फिर कैसे देखेगा कि भैया कंपोनेंट कंप्लीट है कि नहीं है, वर्किंग पेपर देखेगा, पेरेंट के प्रोसीजर देखेगा, इन्वेस्टमेंट ऑफ पेरेंट देखेगा, अदर अरेंजमेंट्स देखेगा, ये सब हमने पढ़ लिया। फिर हमने देख लिया कि भैया परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट क्या होती है, गुडविल कैपिटल रिजर्व को देखना, इक्विटी एट्रीब्यूटेबल देखना, एनसीआई को, माइनॉरिटी को। फिर हमने करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स देख ली, वही वाली सारी की, इंट्रा ग्रुप प्रॉफिट, डेफर टैक्सेस, इंट्रा ग्रुप इंटरेस्ट, ये सब वो सब हार्मोनाइज करना। हमने देख लिया कि भैया इंटर ग्रुप ट्रांजेक्शन को एलिमिनेट कर देना चाहिए, ये नहीं पढ़ा क्या हमने, ये एक सेकंड, ये नहीं पढ़ा हमने, ये पढ़ लेते हैं, है ना, लो एक मिनट यहीं पढ़ ही लेते हैं ना। वो कह रहे हैं कि बस ऑडिटर देखेगा कि हमने पढ़ी करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट कि भैया एक से दूसरे में प्रॉफिट दिया तो उसको एलिमिनेट करा है कि नहीं करा, अकाउंटिंग पॉलिसीज दोनों में यूनिफॉर्म है कि नहीं है ना, कैलकुलेशन माइनॉरिटीज की, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की सही है कि नहीं है, डेफर्ड टैक्स से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स प्रॉपर है कि नहीं है, सब्सिडरी के इनकम एक्सपेंडिचर सीएफएस में प्रॉपर्ली इंक्लूड कर दिए गए हैं कि नहीं कर दिए गए हैं, उस डेट से, जिस डेट से कंट्रोल आया उस डेट से इंक्लूड कर दिए गए हैं, और उसी डेट तक इंक्लूड करें ना जब तक कंट्रोल था, जब तक कंट्रोल चला गया उसके बाद से इंक्लूड नहीं करें। ये सारी चीजें आपने एडजस्टमेंट कर दी है क्या अकाउंटिंग पॉलिसीज को हार्मोनाइज करने के लिए, एक जैसा बनाने के लिए। अगर आपका कोई कंपोनेंट बाहर का था तो आपने अपने गैप के हिसाब से कन्वर्ट कर लिया क्या, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के हिसाब से कन्वर्ट कर लिया क्या, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि भैया the financial statement of components used in consolidation should be drawn up to same reporting date as of the parent। कह रहा है वैसे तो सेम डेट होनी चाहिए, अगर डिफरेंट डेट्स होती हैं तो उनके बीच में जो भी एडजस्टमेंट्स हैं वो आप एडजस्टमेंट्स कर देना। हमने पढ़ा था कि भैया 3 महीने और 6 महीने चल जाते हैं एएस इंड एएस के हिसाब से। फिर हमने देख लिया कि भैया कौन सी इंफॉर्मेशन सीएफएस में देने की जरूरत नहीं है, बोनस शेयर, अनयूटिलाइज मनी, एमएसएमई वाली वो जो कहानी सुनाई थी, है ना। फिर मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन क्या क्या लोगे, सारे कंपोनेंट कंप्लीट है, रिपोर्टेबल सेगमेंट बता दिए, रिलेटेड पार्टी बता दिए, ये सब ले लोगे। रिपोर्टिंग में 4 केसेस थे, जब पेरेंट ऑडिटर भी कंपोनेंट का ऑडिटर हो, है ना, जब कंपोनेंट का ऑडिटर नहीं हो, फिर डिफरेंट हो उनका और कंपोनेंट ऑडिट नहीं किए हो, ये 4 रिपोर्टिंग हमने देख लिए। बीच में कुछ चीजें हैं जो ब्लू में है जो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, और उसमें से भी कुछ हमने कवर कर लिए। जैसे ये देखो, अमाउंट ऑफ नेट एसेट्स उसको बताना एज अ परसेंटेज ऑफ कंसोलिडेटेड नेट एसेट्स, शेयर एंड प्रॉफिट एज अ परसेंटेज। तो चैप्टर बाबू इतना ही है, इसमें कुछ खास है नहीं चैप्टर इतना ही है। सीन क्या है ना, देखो ये चैप्टर में सीन क्या है, हमने ये सारी एडजस्टमेंट पढ़ी कि भैया देखो करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट क्या होती है, इसने 10 पॉइंट दे रखे हैं। उसके बाद इसने बता दिया कि भैया ऑडिटर ये फलाना वेरीफाई करेगा। उसके बाद इसने ज्ञान दे रखा है, अगर क्वेश्चन आएगा तो आप इसमें से 5 पॉइंट लिखोगे, आपको 5 नंबर मिलेंगे। आपको ये नीचे का ज्ञान पढ़ने की जरूरत नहीं, इसलिए हमने ये चीजें नहीं पढ़ी। फिर इसने फिर से नोट्स दे रखे हैं, इतना सारा ज्ञान दे रखा है, तो ये सब चीजें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर क्वेश्चन आएगा तो आप 5 पॉइंट लिख पाओगे। क्या बात समझ में आती है हर एक बच्चे को? एक बार क्वेश्चन बैंक देखेंगे थोड़ा सा। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, लिस्ट आउट सम प्रोसीजर ही शुड परफॉर्म टू वेरीफाई कंप्लीटनेस ऑफ इंफॉर्मेशन, कि भैया कंप्लीट है कि नहीं है कंपोनेंट। कैसे देखेगा अपने वर्किंग पेपर्स देख लेगा पुराने वाले, है ना, मैनेजमेंट से इंक्वायरी कर लेगा, पेरेंट के प्रोसीजर देख लेगा, ये सब हमने पढ़ लिया कि भैया अमन ने तो व्हाट्सएप से निकालती तो मैं मैनेजमेंट से इंक्वायरी करूं, फिर मैनेजमेंट से मैं स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स निकलवाऊं, किस चीज के, जॉइंट वेंचर के, इन्वेस्टमेंट ऑफ पेरेंट के और अदर अरेंजमेंट्स के, ये पढ़ लिया था हमने। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि भैया वो मैनेजमेंट से क्या क्या रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेगा, कंप्लीटनेस ऑफ कंपोनेंट, आइडेंटिफाइबल रिपोर्टेबल सेगमेंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलेटेड पार्टी, है ना। फिर और कोई क्वेश्चन जाना पहचान, देखो इन कब एप्लीकेबल नहीं है, कब सीएफएस बनाना मैंडेटरी नहीं है। पहले 123 के हिसाब से हाँ जी मैंडेटरी है, 129 के हिसाब से। फिर वो कह रहे हैं होल्डी ओन सब्सिडरी हो तो मत बनाओ, वो 3 कंडीशन कि भैया आप लिस्टेड नहीं हो, ना ही प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग में हो, आपकी अल्टीमेट होल्डिंग सब्सिडरी सीएफएस बना रही है और सेबी के पास, आरओसी के पास फाइल कर रही है ना। फिर से वही सेम सवाल कि भैया आप सब्सिडरी हो, होल्डी ओन सब्सिडरी हो, 3 कंडीशंस वही वाली। फिर करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट क्या होती है, इंट्रा ग्रुप इंटरेस्ट पेड, इंट्रा ग्रुप इंडेटनेस, डेफर्ड टैक्सेस, ये सब।
तो बहुत ही सीधे सीधे क्वेश्चंस हैं, सीधा सीधा चैप्टर है छोटा सा। बताओ कोई भी डाउट, दिक्कत, परेशानी किसी भी बच्चे को किसी भी टॉपिक में? आपका चैप्टर 13 यानी कि ग्रुप ऑडिट्स यहाँ पर फिनिश होता है। काफी सारी चीजें मैंने आपको याद करा दी, थोड़ी बहुत जो बची हैं वो आप याद कर लेना। काफी सारे क्वेश्चंस मैंने आपको दिखा दिए, सिंपल सिंपल सीधे सीधे क्वेश्चन है। एक टेढ़ा सा क्वेश्चन था केस स्टडी वाला, वो मैंने आपको करा दिया। क्लियर है जी सब कुछ? बताइए। हाँ जी, उदय जी कह रहे हैं क्लियर है, रेनू जी कह रहे हैं क्लियर है, बाकी बच्चे? माउस कहाँ गया मेरा? माउस ये माउस। तो आज की क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं। कल मिलते हैं सेम टाइम 5 बजे नेक्स्ट क्लास में। 3 से 4 क्लासेस आपकी रह गई हैं, 2 चैप्टर्स आपके इन टोटल रह गए हैं। कल हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जो 2 दिन चलेगा, ड्यू डिलिजेंस इन्वेस्टिगेशन फॉरेंसिक ऑडिट। उसके बाद हम एनबीएफसी बैंकिंग करेंगे। संडे तक आपका सिलेबस डेफिनेटली खत्म हो जाएगा। आई होप कि आप पढ़ रहे हैं, आई होप कि आपको समझ में आ रही सारी चीजें। मैं पूछता तो रहता हूँ, आपने सबने हर टॉपिक के बाद हाँ कहाँ है कि हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर समझ में आ रही। आई होप कि आप लोग याद भी कर रहे हो। याद कर लो मेरे बच्चों, चीजों को रिवाइज कर लो। कोई डाउट दिक्कत परेशानी हो तो पूछ लिया करो, पेपर बस आने ही वाले हैं। किसी गली के कोने पे खड़े हैं, देख रहे हैं तुम, याद कर लो। हम अपनी क्लास को यहीं खत्म करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ढेर सारा, पढ़ते रहो अच्छे से, है ना।